नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आपका फिर से एक बार स्वागत है स्पेक्ट विजन के इस चैनल पे। और आपका बहुत ही ज़्यादा डिमांड था कि सर आप जल्दी से जल्दी वन शॉट लाइए, सर एग्ज़ाम आ रहा है और हमें बहुत कम टाइम बचा है, तो जल्दी से हम लोग एक बार फिर से रिवीजन कर लें। और आपके इतने कहने पे, और सबसे बड़ी बात है कि हमारा 1 लाख सब्सक्राइबर हो गया और अब हम लोग 1 लाख मेंबर्स के फैमिली हैं। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया, इस अचीवमेंट को पूरा करने में आप लोग का बहुत ही धन्यवाद। और इसी खुशी में, इसी अवसर पे हम लोग यहाँ पे आपके लिए वन शॉट रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो हम लोग आपके लिए जब मेहनत कर रहे हैं, फ्री में आपको YouTube पे पूरा वन शॉट प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि बहुत कम जगह होता है बच्चों। तो आपका ये अधिकार बनता है, ये हक बनता है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक देना, अपना प्यार लाइक करके देना, ठीक ना। तो आज के दिन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं काइनेमैटिक्स चैप्टर का वन शॉट, जिसमें हम लोग मोशन इन वन डायमेंशन, वेक्टर के कुछ लॉजिक और मोशन इन प्लेन सभी चीज़ों को समझेंगे। और हम वही चीज़ पढ़ेंगे जो आपके BCC एग्ज़ाम में आने का संभावना है। तो हमने इतना बड़ा सा चैप्टर को मात्र 1.5 घंटे के लेक्चर में कर दिया है। ये लेक्चर 1.5 घंटा 1 घंटा 40 मिनट तक जाएगा। तो आप लोग पूरा वीडियो लास्ट तक देखना और लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल ही मत भूलना, क्योंकि हमारा मेहनत का आपको दिखाना है कि हमारा मेहनत, अगर हम लोग मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग भी सहयोग कर रहे हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम लोग, जैसा कि मैंने बताया कि आज का जो चैप्टर है आप लोग का बच्चा काइनेमेटिक्स है, ठीक ना। चैप्टर का नाम क्या है? काइनेमेटिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो सबसे पहला टर्म आता है इस पूरे चैप्टर में, वो आता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। यही दो टर्म है जो सबसे पहला आता है, ठीक ना। तो पहला टर्म आता है डिस्टेंस, है ना। अब बोलोगे बच्चा डिस्टेंस क्या होता है? एक बार पढ़ लो, यहाँ पढ़ लो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब आप एक्चुअल में कितना चल रहे हो उसको डिस्टेंस बोलते हैं। जितना भी आप चले हो, एक्चुअल में जितने दूरी तक आप जा रहे हो वही आपका डिस्टेंस हो जाएगा। अब बात आया इसका, ये स्केलर है कि वेक्टर है? सर ये स्केलर क्वांटिटी है। ये कैसा क्वांटिटी है? स्केलर है। और इसका जो डायमेंशन होता है सिंपली एल होता है, सिंपली एल होता है। डिस्टेंस के लिए हम सिंपली एल लिखते हैं। और यदि आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो m0 l और t0, क्योंकि सिंपली एल होता है तो बाकी सभी जो मास होगा, टाइम होगा, सबका डायमेंशन क्या होगा? 0 होगा। तो यही बात तो यहाँ हिंदी में भी लिखा हुआ है। क्या लिखा है? दूरी दिए गए समय अंतराल में किसी वस्तु द्वारा तय किया गया वास्तविक पथ, मतलब वास्तव में आप कितना चले हो, डिस्टेंस हो गया। चलिए आगे चलते हैं। ये तो बहुत बेसिक चीज़ है। आगे अगर हम बात करें तो आपका आ जाता है डिस्प्लेसमेंट। वो लोग सर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो डिस्प्लेसमेंट कहने का अर्थात है कि दो बिंदुओं के बीच सबसे छोटी दूरी। मान लो आप इस A पॉइंट से B पॉइंट जा रहे हो और B पॉइंट से C पॉइंट जा रहे हो। मतलब आपने चलना शुरू किया A से और पहुंच गए C पर। तो शुरुआत में आप कहाँ थे? A पे, और बाद में कहाँ पहुंच गए? C पे। तो A और C के बीच जो सबसे छोटी दूरी होगी उसी को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और यहाँ पे ये दूरी क्या होगा? ये होगा, यही होगा ना। तो यही दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे? इसी दूरी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। जो दूरी देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक, यही आपका कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। दो बिंदुओं के बीच सबसे छोटी दूरी को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और यहाँ पर वही बात इंग्लिश में लिख रखा है बच्चों, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन। इनिशियल मतलब होता है शुरुआती, फाइनल मतलब होता है बाद। शुरू में कहाँ थे और बाद में कहाँ थे? इन दो बिंदुओं के बीच जो सबसे छोटी दूरी होती है उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और इसको, ये वेक्टर क्वांटिटी है, एक ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसको हम ज़्यादातर समय एस वेक्टर से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं बच्चा? एस वेक्टर से लिखते हैं। चलिए एक और बात बताता हूँ आप लोगों को। क्या बात है सर? बताइए। देखिए बात क्या है, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए कोई एक पार्टिकल P बिंदु पे है, ठीक ना। P बिंदु पे है। यहाँ पे हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दे रहे हैं। ये आपका हो गया x एक्सिस, ये आपका हो गया y एक्सिस। मान लो कोई भी एक पार्टिकल P बिंदु पे है शुरू में, और कुछ देर बाद वो P से Q चला जा रहा है।
तो अगर हम पोजीशन वेक्टर बनाएंगे तो मान लीजिए बच्चा लोग इस P बिंदु का, एक मिनट रुकना, एक मिनट बस, कि इस P बिंदु का जो पोजीशन वेक्टर है, इस P बिंदु का वो पोजीशन वेक्टर हम मान लेते हैं R1 है, R1 वेक्टर, और इस Q बिंदु का जो पोजीशन वेक्टर है वो है R2 वेक्टर। तो हो क्या रहा है यहाँ बच्चा यहाँ पे एक पार्टिकल P से Q जा रहा है, तो यहाँ पे P का जो पोजीशन होता है जिसको हम पोजीशन वेक्टर बोलते हैं वो R1 मान लिए और Q का पोजीशन वेक्टर R2 मान लिए। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो डिस्प्लेसमेंट होगा, क्या होगा जल्दी बताइए? डिस्प्लेसमेंट होगा P से Q, है ना, इसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर S। तो इस केस में मान लीजिए कभी ऐसा क्वेश्चन हो कि R1 वेक्टर दे दिया, R2 वेक्टर दे दिया, कि एक पार्टिकल शुरू में P बिंदु पे था और उसका पोजीशन वेक्टर R1 है, बाद में वही पार्टिकल वही कण Q पे चला गया, उसका पोजीशन वेक्टर R2 है। आपसे बोलेगा डिस्प्लेसमेंट निकाल के दिखाओ, कैसे निकालोगे सर? लिखोगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बराबर R2 वेक्टर माइनस ऑफ R1 वेक्टर, ऐसे करके डिस्प्लेसमेंट निकाल दोगे। बोलोगे सर एक क्वेश्चन करवाओ इस पे, तो चलो मैं एक क्वेश्चन करवा देता हूँ आसान वाला, ठीक ना। चलिए आ जाइए, एक क्वेश्चन भी करवा देते हैं इस पे, ध्यान दीजिए। मान लीजिए क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक ना। मान लीजिए एक पार्टिकल है जो P बिंदु पे है और उसका पोजीशन वेक्टर दे रखा है 2i कैप माइनस 3j कैप, ये दे रखा है पोजीशन वेक्टर इस पार्टिकल का जो कि P पॉइंट पे है, ठीक ना। और ये पार्टिकल यहां से Q पॉइंट पे आ गया और इसका पोजीशन दे रखा है 4i कैप, मान लो, है ना, दे रखा है पोजीशन, एक्सिस पे मत जाओ, माइनस प्लस पे, इसको प्लस कर लो, छोटा हटाओ, इसको प्लस कर लो, 2i कैप प्लस 3j कैप, और बाद में दे रखा है 4i कैप प्लस 1j कैप। ये दोनों क्या दे रखा है बच्चा? ये दे रखा है पार्टिकल का पोजीशन, जब पार्टिकल P पे था तो उसका पोजीशन वेक्टर ये था, जब पार्टिकल Q पे गया तो उसका पोजीशन वेक्टर ये हो गया। आपसे पूछा जरा बताइए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो आप कैसे जवाब दीजिएगा? आप बोलिएगा सर R2 माइनस R1 यही होगा। अब इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, कैसे कीजिएगा सर जल्दी बताइए, सभी बच्चे जल्दी से जवाब दें, कैसे करेंगे? ये 4 और ये 2, 4i में 2i गया, 2i बचेगा, ये 1 और ये 3, तो 1 में से देखो क्यों दूसरा में से पहला घटाना होता है, तो 1 में से 3 घटाएंगे तो -2 हो जाएगा। तो यही आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वेक्टर फॉर्म में, ठीक ना। तो इस तरह के आपको पता होना चाहिए आइडिया जो भी है, ठीक ना। चलिए अब आगे चलते हैं। यही बात हिंदी में भी दिया है, तो हिंदी इंग्लिश का आप लोग इशू ना करें, आप खुद से पढ़ लें, मैं आपको हिंदी में ही समझा रहा हूँ बच्चा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो स्पीड जो होता है, गति जिसको बोलते हैं, ठीक है, दो तरह का हम लोग बोलते हैं, स्पीड दो तरह का हम लोग पढ़ते हैं। एक होता है एवरेज स्पीड और दूसरा होता है आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड। बोलो सर दोनों में अंतर क्या है? मान लीजिए आपको यहाँ से दिल्ली जाना है और दिल्ली जो है आपको यहाँ से जाने में 10 घंटा लग रहा है, ट्रेन से, सुपर फास्ट ट्रेन से जा रहे हो। मान लो दिल्ली 1000 किलोमीटर है, दिल्ली हमारे पटना से, मान लो दिल्ली, मानने के लिए कह रहा हूँ, मान लो पटना से दिल्ली 1000 किलोमीटर है और आपको जाने में समय लग रहा है 10 घंटा। आपसे कोई पूछेगा बताओ तुम्हारा ट्रेन कितना स्पीड चला, तो तुम लोग स्पीड कैसे निकालते हो बच्चा? स्पीड बराबर कर देते हो डिस्टेंस बटा टाइम, तो इसको कर दोगे 1000 बटा टाइम, टाइम आपका 10, 100 किलोमीटर पर घंटा निकाल के दे दोगे। अगर कोई तुमको पूछेगा कि बताइए ट्रेन कितना स्पीड से आपका गया था दिल्ली, आप दिल्ली हो के आए ना, 10 घंटा में दिल्ली पहुंच गए, 1000 किलोमीटर 10 घंटा में चले गए, तो आपका ट्रेन कितना स्पीड से गया? तो बोलोगे सर 100 किलोमीटर पर आवर। बट सवाल यहाँ ये उठता है, क्या आपका ट्रेन 10 घंटा तक 100 की स्पीड से चलते रहा? नहीं। क्या हुआ होगा बच्चा? कहीं ट्रेन रुक गया होगा प्लेटफॉर्म पे, स्टेशन पे, फिर ट्रेन ने स्पीड पकड़ा होगा, कभी ट्रेन 100 से बढ़ के 120 हुआ होगा, क्योंकि 10 घंटा में तुम पहुंचे हो, तो 10 घंटा में तुम कैसे पहुंच गए? तुम्हारा ट्रेन 100 की स्पीड में थोड़े न चलते रहा होगा हमेशा के लिए, ऐसा तो हो नहीं सकता। इसका मतलब ट्रेन कहीं कहीं रुका होगा। तो हम यहाँ पे कौन सा स्पीड का बात कर रहे हैं? एवरेज स्पीड का। क्योंकि एवरेज स्पीड में क्या होता है कि
कि हम बस दो ही चीज़ देखते हैं, कितना दूरी तक गए, तो दूरी गए 1000 किलोमीटर, टोटल समय कितना खर्च हुआ 10 घंटा। तो एवरेज स्पीड में यही देखा जाता है कि कितना दूर गए और कितना समय लगा। इसीलिए एवरेज स्पीड में ये नहीं बताता कि बीच में गाड़ी रुक गया, बीच में गाड़ी स्लो हो गया, बीच में गाड़ी तेज हो गया, उससे कोई मतलब नहीं। एवरेज स्पीड कहने का मतलब एक कहते हैं अनुमानित स्पीड, एक तरह समझो। ये एक्चुअल स्पीड नहीं है, गाड़ी हम चलाते थोड़े ना ट्रेन हमेशा 100 की स्पीड में चल रहा होगा, बट हम अगर कैलकुलेशन किए तो हमको 100 आया, तो ये एक्चुअली में एक अनुमानित स्पीड है, ये एक्चुअल नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगा आप लोगों को, ध्यान से देखना, ध्यान सुनना मेरी बातों को, एक मिनट रुकना। सुनिएगा मेरी बातों को, अब जो मैं बताने जा रहा हूं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, एवरेज स्पीड का सिर्फ फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, या फिर कवर भी लिख सकते हो, कवर मतलब तय किया गया, कितना दूरी तय किया गया बटा टोटल टाइम, ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम। बोलो सर इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है? देखो, तुम देखोगे बहुत सारा गाड़ी में या आप कार में देखोगे स्पीडोमीटर लगा होता है। गाड़ी अगर 100 की स्पीड चलता है तो वहाँ दिखाते रहता है 100 का स्पीड, घट गया तो 50 का स्पीड, फिर 60 का स्पीड, तो वहाँ स्पीड दिखाते रहता है। आजकल बाइक भी आया, बाइक में भी वही हाल है, आप जितना स्पीड में बाइक चलाओगे उतना स्पीड वहाँ दिखता है। तो जो दिखता है स्पीड सामने में जो घटते बढ़ते रहता है, वो स्पीड इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है बच्चा, ठीक है ना। वो स्पीड कैसा स्पीड होता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड। और इसका जो फॉर्मूला होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड का, मैं लिख देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। आपको अगर नोट करना होगा तो मेरे वीडियोस को पॉज करके आप नोट कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो, इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला वही होता है, क्या होता है? डिस्टेंस एस बटा टी, है ना, एस बटा टी होता है, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे मैं बता रहा हूँ, बेस्ट वे बता रहा हूँ, आप इसको डेल एक्स बटा डेल टी लिख सकते हो, बट एक शर्त है। क्या शर्त है? लिमिट टाइम टेंड्स टू 0। मतलब यहाँ कहने का अर्थात ये है कि जब भी बात होगा इंस्टेंटेनियस स्पीड का तो समय छोटा होना चाहिए, 0 नहीं, टेंड्स टू 0 कहने का अर्थात ये है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब होता है उसी क्षण में क्या गति है, मतलब टाइम यहाँ पे छोटा लेना होता है। चलिए आगे चलते हैं, आगे हम बात करते हैं। और उसी बात को हिंदी में लिखा है औसत गति, औसत गति का एवरेज स्पीड बोलते हैं। और जो इंस्टेंट गति होता है, मतलब उसी क्षण में जो गति होता है, उसको हम इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। आगे चलते हैं। अब देखिए, अब हमने कुछ शॉर्ट ट्रिक लिखा है, 2 शॉर्ट ट्रिक है, 2 शॉर्ट फॉर्मूला है। ये दोनों फॉर्मूला कब कब यूज करना है, चलो मैं बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन उठता है, सर ये जो पहला फॉर्मूला किसका है सर, किस चीज़ का ये फॉर्मूला है? तो जैसा कि बच्चा आप यहाँ देख पा रहे हो, ये जो फॉर्मूला है वो एवरेज, औसत गति का फॉर्मूला है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है, ठीक है ना। और ये फॉर्मूला एक तरह का ट्रिक है जो काम को बहुत इजी कर देता है। मान लो ये गाड़ी है, ये गाड़ी है जो कि चल रहा है। मान लो आप घर से, सुनो, मान लो घर से आप ऑफिस गए, घर से आप ऑफिस गए गाड़ी चला के, और शाम हुआ तो आप ऑफिस से घर वापस जा रहे हो गाड़ी में बैठ के। तो यहाँ पे आप घर से ऑफिस जा रहे हो अपने गाड़ी में बैठ के। तो मान लो घर से ऑफिस गए तो रोड जाम था, तो V1 स्पीड से गए घर से ऑफिस, और ऑफिस से घर आ रहे हो, तो घर आ रहे हो ऑफिस से घर तुम आ रहे हो V2 स्पीड से। तो एक बात बताओ, घर से तुम ऑफिस जा रहे हो V1 स्पीड से और ऑफिस से घर आ रहे हो V2 स्पीड से, तो देखा जाए तो घर और ऑफिस के बीच की दूरी तो बराबर होगी। अगर मान लो घर से ऑफिस 10 किलोमीटर है तो जाने वक्त भी 10 किलोमीटर और आने वक्त भी 10 किलोमीटर। तो यहाँ पे बात हो रहा है इक्वल डिस्टेंस का, इक्वल दूरी का। और इसका कहने का अर्थात यह है कि यदि 2 बिंदुओं के बीच आप बराबर दूरी तय कर रहे हो, एक बार V1 गति से जा रहे हो
और एक बार V2 स्पीड से जा रहे हो, अलग अलग स्पीड से जा रहे हो, तो एवरेज स्पीड निकालने का शॉर्टकट फॉर्मूला ये होता है बच्चा, याद रखना 2v1 v2 बटा v1 प्लस v2। और दूसरा क्या है, दूसरा कह रहा है इक्वल समय, मतलब मान लो आप गाड़ी आधा घंटा तक 100 की स्पीड में चला रहे हो और बाकी जो एक घंटा तुमको गाड़ी चलाना है, मान लो कोई काम दिया 1 घंटा गाड़ी चलाना है, तो आधा घंटा तुम 100 की स्पीड में चला रहे हो और बाकी का आधा घंटा 50 के स्पीड में चला रहे हो, तो दो अलग अलग स्पीड हुआ कि नहीं हुआ। बट यहाँ पे समय जो है बराबर है, तुम गाड़ी आधा आधा घंटा करके दो दो अलग अलग स्पीड में चला रहे हो, तो यहाँ पे समय क्या है बच्चा, समय बराबर है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो कि आधा समय तक गाड़ी इतना स्पीड से चला और बाकी आधा समय तक गाड़ी इतना स्पीड से चला, तो उस केस में एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ये होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है v1 प्लस v2, दोनों स्पीड को जोड़ देंगे और 2 से भागा दे देंगे अगर समय बराबर हो तो। चलिए आगे चलते हैं, हमें बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत कुछ और बहुत कम समय है, उसी में हमें पूरा चैप्टर समाप्त करना है, तो इस बात का ध्यान दें आप लोग। चलिए आपके सामने एक क्वेश्चन प्रस्तुत किया जा रहा है, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक ना। पढ़े, एक बार अच्छे से पढ़िए इसको, पढ़िए क्या कह रहा है। एक गाड़ी है जो पहला आधा दूरी है ना, जो स्पीड 40 से चला, सुनो ध्यान से, क्वेश्चन पे नजर दो। क्वेश्चन कह रहा है बच्चा, हिंदी में लिखा है, एक कार दो स्थानों के बीच की दूरी का पहला आधा भाग 40 किलोमीटर घंटा से चला और दूसरा आधा भाग 60 किलोमीटर घंटा से चला, तो बताइए कार का औसत गति क्या है। तो आपसे क्या बोला जा रहा है, कार है, बराबर बराबर दूरी चल रहा है। अभी एक ट्रिक पर क्या है, याद करो, ट्रिक लिखा हुआ है, वीडियो पीछे जाके देख लो। तो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा कि यदि गाड़ी आधा आधा स्पीड से बराबर दूरी जाए, मतलब क्या रहा है, आधा दूरी गाड़ी जो है, जैसे यहाँ मैं फिर से अच्छे से समझा दे रहा हूँ, कह रहा है गाड़ी है जो शुरू में 40 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से चला, उसके बाद यही गाड़ी स्पीड बढ़ा दिया और यही गाड़ी 60 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से चला, ठीक ना। आपसे कहा जा रहा है बराबर बराबर दूरी चला, मतलब ये अगर s दूरी है तो ये भी ऐसे दूरी है। और बच्चा जब भी बराबर दूरी होता है तो एवरेज स्पीड निकालने का एक शॉर्ट ट्रिक मैंने अभी पढ़ाया है, वो ट्रिक होता है 2v1 v2 बटा v1 प्लस v2। इसको कर देना है आपको, इसको कीजिएगा, क्या आएगा जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, ज़्यादा समय नहीं खा पाना है, आप आराम से बता सकते हो। कमेंट करके जवाब दीजिए, सभी बच्चे से अनुरोध है कि जो भी बच्चे कमेंट करके जवाब दीजिए। v1 है 40, v2 है 60, नीचे हो जाएगा 40 प्लस 60। इसको सॉल्व कीजिएगा बच्चा, 2 गुना 40 गुना 60, नीचे 60 और 40 100 हो जाएगा, 0 0 0 0 उड़ जाएगा, 6 चौक 24 दूनी 48 आ जाएगा। मतलब गाड़ी का औसतन स्पीड 48 किलोमीटर पर घंटा होगा। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा, ठीक ना। चलिए आगे चलें, आगे चलते हैं बच्चा, बहुत कुछ पढ़ना है। अब जिस तरह से हमने स्पीड का बहुत सारा 2 टाइप पढ़ा, उस तरह से एवरेज वेलोसिटी का भी बच्चा 2 टाइप होता है, ठीक ना। तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, तो एवरेज वेलोसिटी एक्चुअल में एक वेक्टर होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। कैसा क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक ना, जिसमें डायरेक्शन हो, वैसा क्वांटिटी इसमें दिशा हो, वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है बच्चा, लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, अच्छे से पढ़ो। इसका लिखा हुआ है कि ये होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है बटे में टोटल टाइम, ये फॉर्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी का। और एवरेज वेलोसिटी भी 2 तरह का होता है, जैसे स्पीड 2 तरह के पढ़े ना, वेलोसिटी भी 2 तरह का होता है, एक होता है एवरेज वेलोसिटी, दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आपको पता है इंस्टेंटेनियस मतलब होता है उसी क्षण में गाड़ी का वेलोसिटी क्या है, मतलब कि अभी गाड़ी 100 की स्पीड चला, तो अभी क्या है, थोड़ी देर बाद 120 हो गया। तो हर क्षण में मान लो गाड़ी में गति परिवर्तन हो रहा है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी बदल रहा है, ठीक ना, वही चीज़ है, वही लॉजिक है। चलिए आगे बात करते हैं, आइए
आइए कुछ इंपॉर्टेंट बात करें, है ना। थोड़ा सा मैं पानी पी लूँ, कंटिन्यू बोल रहा हूँ, एक बस 10 सेकेंड रुके, 10 सेकेंड के अंदर ये मैं करता हूँ कंप्लीट। हमारा जो यहाँ पे टॉपिक है दैट इज एक्सेलरेशन। क्या टॉपिक है बच्चा? एक्सेलरेशन। कि सर एक्सेलरेशन क्या होता है, इसके बारे में बताइए। तो बच्चा एक्सेलरेशन जो होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, पढ़े होंगे ना, याद करो। एक्सेलरेशन का डेफिनेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी बटा टाइम, ठीक ना। मतलब वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बराबर डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। डेल्टा वी मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी और डेल्टा टी मतलब होता है टाइम। और यदि आप चाहो तो यहाँ भी लिखा हुआ एक्सेलरेशन का वैल्यू, एक्सेलरेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो वी माइनस यू बट्टा टी। अब सवाल उठता है कि यहाँ पे v और u क्या है। तो v हो गया आपका अंतिम वेग, फाइनल वेलोसिटी, u हो गया आपका इनिशियल, शुरुआती वेग, शुरुआती स्पीड, शुरुआती वेलोसिटी, ठीक ना। तो हम v को लिखते हैं फाइनल वेलोसिटी। मैंने इसका हिंदी भी बता दिया, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। u होता है आपका इनिशियल वेलोसिटी और t आपका टाइम होता है, ये आपका एक्सेलरेशन होता है। तो ये एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। अब यदि कोई गाड़ी में कोई गति में परिवर्तन हो ही नहीं रहा है, यदि कोई गाड़ी एक ही गति से जा रहा है, तो उसका एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, क्योंकि फाइनल स्पीड भी वही होगा, शुरुआती स्पीड भी वही होगा, दोनों माइनस करेंगे 0 हो जाएगा। चलिए आगे चलते, बेसिक सा है, आगे चलते हैं, धीरे धीरे आएंगे क्वेश्चन। हाँ, ये जो स्लाइड है वीवीआई स्लाइड है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा। देखो, गति जो होता है जिसको हम मोशन बोलते हैं, मोशन जो होता है बच्चा, वो आपका दो तरह का होता है। एक होता है यूनिफॉर्म मोशन, जिसको हम बोल सकते हैं एक समान गति जब भी हो। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? यदि आप गाड़ी एक ही जैसा स्पीड से चला रहे हो, उदाहरण के तौर पे मान लो आप एक स्कूटी चला रहे हो और स्कूटी 50 के स्पीड में ही चला रहे हो, 1 घंटा तक आप 50 के स्पीड में चलाए, गति में कोई परिवर्तन नहीं आया, स्पीड में कोई बदलाव नहीं आया, तो वैसे मोशन को, वैसे गति को यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। और यूनिफॉर्म मोशन के अंदर चूंकि कोई एक्सेलरेशन मतलब कोई गति में परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए यूनिफॉर्म मोशन के अंदर एक्सेलरेशन 0 होता है, याद रखिएगा। और इसके अंदर वेलोसिटी जो होता है स्थिर होता है, कांस्टेंट होता है, मतलब वेलोसिटी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है ना। ऐसा कहाँ होता है बच्चा? ऐसा यूनिफॉर्म मोशन में होता है। और अगर हम बात करें बच्चा, तो यूनिफॉर्म मोशन का सिर्फ एक ही फॉर्मूला होता है। आप सभी को पता होना चाहिए कि यूनिफॉर्म मोशन का सिर्फ एक फॉर्मूला होता है, क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन होता नहीं है। तो इसका एक साधारण सा फॉर्मूला है जो सभी बच्चों को याद होना ही चाहिए। और वो फॉर्मूला क्या है सर? क्या है फॉर्मूला? देखो अच्छे से, वो फॉर्मूला है डिस्टेंस बराबर दूरी बराबर स्पीड गुना समय, स्पीड इनटू टाइम। पढ़े होगे फॉर्मूला। या फिर इसी फॉर्मूला को आप ऐसे भी लिख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट बराबर वेलोसिटी गुना टाइम। चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। तो लेकिन ये जो है यूनिफॉर्म मोशन में लगता है, सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म मोशन में। वैसा मोशन जिसमें कोई एक्सेलरेशन ना हो। आगे अगर बात करें तो मोशन का एक दूसरा टाइप भी होता है बच्चा, जिसको अपन बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक ना। मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहने का मतलब क्या है? यदि आपके गाड़ी में या गाड़ी चला रहे हो उसमें वेलोसिटी में बदलाव आए। अब बताओ सर कि वेलोसिटी में बदलाव कैसे आ सकता है? दो कारण से आ सकता है। या तो तुम स्पीड घटा रहे हो, बढ़ा रहे हो गाड़ी का,
अगर तुम गाड़ी का स्पीड घटाओगे बढ़ाओगे तो उसके अंदर क्या आएगा, परिवर्तन आएगा, उसका स्पीड घटेगा बढ़ेगा, एक्सीलरेटर घुमाओगे तो इस तरह से भी वेलोसिटी में बदलाव आ सकता है। या फिर गाड़ी को कभी इधर चला रहे हो कभी उधर चला रहे हो, दिशा बदल रहे हो, उस कारणवश भी वेलोसिटी में परिवर्तन होगा। और जब भी वेलोसिटी बदलेगा उस मोशन को हम नाम देते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और इसके अंदर एक्सेलरेशन होता है। इसीलिए चूंकि इसके अंदर एक्सेलरेशन होता है इसलिए यहाँ पर हमने लिखा कि एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता, कुछ ना कुछ तो एक्सेलरेशन होता है। चलिए अब देखिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी दो तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं बच्चे। कौन कौन सा दो तरह के होते हैं? एक होता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, और दूसरा जो होता है टाइप, हिंदी में भी दिया है देख लो अच्छे से, दूसरा टाइप जो होता है वो होता है नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। मतलब कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी दो तरह के होते हैं, और वो दो तरह है, एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, दूसरा है नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। बोलोगे सर दोनों में अंतर है क्या? अगर बोला जाए सर दोनों में अंतर है क्या, तो यदि हम बात करें, ध्यान सुनिएगा मेरा बात, यदि अगर हम बात करें, मान लो एक उदाहरण देता हूँ, तुम लोग उदाहरण से ज़्यादा अच्छा समझोगे। मान लो आप गाड़ी चला रहे हो और शुरू में गाड़ी 100 की स्पीड में चल रहा है, और 1 सेकेंड बीता तो गाड़ी का स्पीड आप बढ़ा दिए और 100 से 105 कर दिए। फिर 1 सेकेंड बीता, गाड़ी का स्पीड आप 105 से 110 कर दिए। फिर 1 सेकेंड बीता, आप गाड़ी का स्पीड 110 से 115 कर दिए। तो यहाँ पे क्या देखा जा रहा है? यहाँ पे देखा जा रहा है कि गाड़ी का स्पीड बदल रहा है, बट एक मात्रा से बदल रहा है। मतलब पहला बार भी 5 बढ़ा, दूसरा बार भी 5 बढ़ा, तीसरा बार भी 5 बढ़ा, मतलब गति में परिवर्तन हो रहा है, बट गति में परिवर्तन फिक्स अमाउंट से हो रहा है, फिक्स मात्रा से हो रहा है। तो वैसे मोशन को बच्चा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं, जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने का अर्थात ये है, इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी में परिवर्तन फिक्स मात्रा से होता है, और उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन कांस्टेंट। तो जब भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा तो ये 4 फॉर्मूले बहुत काम के हैं, ये 4 फॉर्मूले बहुत काम के हैं, और बहुत बार हर बार एग्जाम में इस 4 फॉर्मूले पे क्वेश्चन आते ही आते हैं, ये गारंटी है। ध्यान दो, फॉर्मूला क्या है मैं खुद से भी लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है बट मैं खुद से लिख रहा हूँ। एक फॉर्मूला है S बराबर ut प्लस हाफ ATA स्क्वायर, दूसरा फॉर्मूला है V स्क्वायर बराबर UA स्क्वायर प्लस 2AS, तीसरा फॉर्मूला है V बराबर U प्लस AT, और चौथा फॉर्मूला है बच्चा, क्या है चौथा फॉर्मूला? चौथा फॉर्मूला है आपका SN बराबर U प्लस A बट्टा 2n-1। अब बोलोगे सर इसमें जो जो चीज़ लिखे हो वो मुझे समझा दो, तो चलो मैं समझा देता हूँ। देखो बोर नहीं होना है, मुझे पता है कंटिन्यू आप पढ़ रहे हो, मैं भी पढ़ा रहा हूँ, तो आप थोड़ा सा बोर फील कर रहे हो कि सर बहुत ज़्यादा हो रहा है। अरे कुछ नहीं भाई, एग्ज़ाम पास करना है। एक वीडियो में ये चैप्टर, पता है तुमको कितना बड़ा चैप्टर है? ये चैप्टर 2 महीना चलता है बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में, ठीक ना। और ये चैप्टर मैं 1-2 घंटा के अंदर, 1.5 से 2 घंटा के अंदर आपको शॉर्ट में समझा रहा हूँ। तो थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा आप लोगों को, नहीं कीजिएगा तो कैसे चलेगा सर, बताइए। ध्यान दो, तो यहाँ पे S क्या है बच्चा? S आपका डिस्टेंस भी हो सकता है, और वेक्टर फॉर्म में अगर यूज करो तो इसको हम डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं। U आपका होता है इनिशियल, शुरुआती जो वेग होता है, स्पीड होता है वो। A होता है एक्सेलरेशन, V होता है आपका फाइनल, अंतिम जो वेग होता है, फाइनल स्पीड। U आपका शुरुआती होता है, A आपका एक्सेलरेशन होता है। सवाल है सर SN क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। SN जो होता है बच्चा वो होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। बोलो सर नहीं समझे, चलो हिंदी में समझा देते हैं। मान लीजिए गाड़ी आप चला रहे हो, तो गाड़ी एकदम फास्ट भागे जा रहा है, और आप घड़ी ऑन करके बैठे हो कि समय देख रहे हो। आपका गाड़ी
10वां सेकेंड में मान लो 200 मीटर चला गया, तो कितना सेकेंड में? 10वां सेकेंड में। तो हम बस 10वां सेकेंड का बात कर रहे हैं, हम 9वां सेकेंड का बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ 10वां सेकेंड का बात कर रहे हैं। 10वां सेकेंड में आपका गाड़ी 200 मीटर चला गया, 10वां सेकेंड में 200 मीटर। तो एक्चुअल में वो जो फॉर्मूला, अब सवाल है कि सर कैसे पता चलेगा कि हमारा गाड़ी 10वां सेकेंड में 200 मीटर चला गया? उसी का ये फॉर्मूला है, उसी का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला क्या है ध्यान से देखना। फॉर्मूला है क्या है? Sn बराबर u प्लस ए बट्टा 2n-1। अब बोलोगे सर n की जगह क्या लिखेंगे? तो आपको जो वाला सेकंड, मान लो गाड़ी बोलेगा 5वां सेकंड में कितना दूरी तय किया, 5वां सेकंड में गाड़ी कितना दूरी तय किया, अगर ये लिखा रहेगा तो n की जगह 5 डाल दोगे। अगर बोलेगा 20वां सेकंड में तो n की जगह 20 डाल दोगे। चलिए आगे चलते हैं। यही 4 फॉर्मूला है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का। अब सवाल उठता है सर, ध्यान से देखना, एक मिनट रुकना, हाँ ध्यान दो। मान लीजिए ये तो हो गया यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के अंदर एक्सेलरेशन जो होता है कांस्टेंट होता है, ठीक ना। एक्सेलरेशन कांस्टेंट कहने का अर्थात मैं बता चुका हूँ, गति में परिवर्तन सेम मात्रा से होता है। 5 से स्पीड बढ़ रहा है 5 से बढ़ते रहेगा, 2 से स्पीड घट रहा है 2 से ही घटेगा, ये नहीं कि एक बार 20 से घट जाए, ऐसा नहीं होगा, एक मात्रा से घटेगा बढ़ेगा, उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तीसरा जो होता है मतलब एक और तरह का होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जिसको अपन बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ये मोशन एक्चुअल में हम डेली जीवन में, दैनिक जीवन में इसका प्रयोग करते हैं। कौन सा मोशन का? नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। बोलोगे सर कैसे? तो आप लोग जो गाड़ी चलाते हो थोड़े ना स्पीड देख के चलाते हो, जब मन तब तेज हुआ, जब मन तब स्लो हुआ, कभी 10 के स्पीड से डायरेक्ट 50 कर दिए घुमा के एकदम तेज। तो आप जैसे मन तैसे गति में परिवर्तन करते रहते हो। तो ऐसे मोशन को हम लोग बच्चा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। और ऐसे मोशन में यदि हमको वेलोसिटी निकालना होता है तो हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगाते हैं। तो वेलोसिटी जो होता है डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे यहाँ पे, क्योंकि बात वेलोसिटी को हो रहा है। तो वेलोसिटी होता है डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन होता है dv/dt मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ पे हम डिफरेंशियल फॉर्मूला लगाते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चों को डिफरेंशिएशन आता होगा। अगर आता है तो कमेंट में लिख दो कि सर मुझे आता है, तो मैं देखूंगा कमेंट, तो मुझे बहुत खुशी मिलेगा, ठीक है ना। कमेंट में लिख देना। चलिए आगे चलते हैं। और हाँ, इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और हम लोग अभी पढ़ क्या रहे हैं? हम लोग अभी पढ़ रहे हैं मोशन इन 1 डायमेंशन। अब देखो बच्चा, बहुत बार होता क्या है, मान लो एक बॉल ले लिए, उसको तुम ऊपर फेंक दोगे। तो यदि तुम किसी बॉल को ऊपर फेंकोगे क्या होगा? बॉल ऊपर जाएगा और कहीं जाके रुक जाएगा और वापस से बॉल गिर जाएगा नीचे फटाक से। तो यदि हम अगर आपसे पूछें ये कैसा मोशन है, तो ये भी मोशन इन 1 डायमेंशन है। और यदि आपसे हम पूछे कि ये यूनिफॉर्म मोशन है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, तो जल्दी से कमेंट में जवाब लिखिए अपना। सभी बच्चे कमेंट में अपना जवाब दे और लाइक करना तो बिल्कुल ही ना भूले। इतना मेहनत से आप लोग के लिए फ्री में कंटेंट बना रहे हैं भाई, ध्यान दो। तो एक बॉल ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जाके ऊपर गया और ऊपर से नीचे गिर गया। तो बताइए किस तरह का मोशन है? यूनिफॉर्म मोशन है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर कौन सा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, क्या है? तो देखो बच्चों, जब एक बॉल को फेंकते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल तो लगता ही लगता है। कोई भी चीज़ को तुम पेने को फेंकोगे तो पेन ऊपर जाके नीचे गिर जाता है, इसका मतलब यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, ग्रेविटी लगता है। तो अगर पेन को फेंकेंगे तो नीचे की ओर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगेगा। और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो वैल्यू होता है बच्चा, वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस मोशन के अंदर एक्सेलरेशन है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू कांस्टेंट है ना। तो इस मोशन को हम लोग बोलेंगे
यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। और इसका जो फॉर्मूला होगा, किसी भी चीज को तुम ऊपर फेंकोगे तो उसका जो फॉर्मूला होगा आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या है बच्चा, मैं पढ़ के सुना देता हूं। हाइट बराबर यूटी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh, वी बराबर यू माइनस जी टी। अब सवाल है सर आपने हर जगह माइनस काहे लगा दिया सर? क्योंकि बच्चा अभी हम बात कर रहे हैं बॉल का ऊपर जाने का, तो बॉल ऊपर जाएगा तो ग्रेविटी कहाँ लगेगा? नीचे लगेगा। यदि हम पेन को ऊपर फेंकते हैं तो धरती तो पेन को नीचे खींच रहा है, तो इसलिए बॉल जा रहा है ऊपर, ग्रेविटी लग रहा है नीचे, तो विपरीत दिशा हुआ, इसलिए यहाँ माइनस लगा है सब जगह। और यदि देखा जाए तो ये जितने भी 3 फॉर्मूले हैं ये शॉर्टकट फॉर्मूले, और इसको हमने इसी फॉर्मूले से बनाया है। ये जो पढ़े हो ना, यही सब फॉर्मूला से इसको बनाया गया, बट आप इसे याद रखो, ज़्यादा आसान होगा। और यहाँ पे आपके लिए हमने कुछ ट्रिक लाया, शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक क्या है, मेरी बातों को ध्यान सीखना। ये वीवीआई है, ये आपका समय बचाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। आइए शॉर्ट ट्रिक समझिए। क्या रहा है, यदि एक बॉल को किसी हाइट h से ड्रॉप किया जाए, किसी भी बॉल को h हाइट से ड्रॉप किया जाए, तो नीचे आने में जो उसका समय लगेगा उसका फॉर्मूला होगा √2h/g, ठीक ना। चलो एक और बात, यदि एक बॉल को h हाइट से छोड़ा जाए तो नीचे आने में जो उसकी गति होगी उसका फॉर्मूला होता है √2gh, g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, h आपका हाइट। और तीसरा फॉर्मूला, यदि किसी बॉल को, ध्यान सुनना मेरी बातों को, आराम से सुनना, किसी बॉल को ऊपर से छोड़ा जाए, ठीक ना, ऊपर से छोड़ा जाए तो उसकी जो वेलोसिटी होगी t समय बाद, यहाँ टाइम है, t फॉर टाइम है, तो उसकी जो वेलोसिटी होगी t टाइम बाद वो होता है gt, हिंदी में भी लिखा है, ठीक ना। और भी ट्रिक है, ये तो ट्रिक है, ये जो 3 फॉर्मूला कब लगेगा, जब एक बॉल को ऊपर से छोड़ा जाए, जब उसका शुरुआती गति 0 हो तब। छोड़ना मतलब क्या होता है, अगर हम पेन छोड़ रहे हैं इसका मतलब इसका शुरू का गति क्या है, 0 है। छोड़ना मतलब तो यही होता है। तो यदि किसी चीज़ को छोड़ोगे तो समय जो लगेगा नीचे आने में √2h/g, h आपका ऊंचाई होता है, कितना ऊपर से तुम किसी चीज़ को छोड़ रहे हो, है ना। तो उसी तरह स्पीड का भी निकाल दोगे 2gh, अगर समय दिया है तो स्पीड हो जाएगा gt। अब अगर हम बात करें, ध्यान सुनना, एक बॉल को ले लो और इसको ऊपर फेंक दो, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना जाएगा, मैक्सिमम कितना दूरी हाइट तक जाएगा। नीचे से अगर एक बॉल को u स्पीड से फेंके तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना हाइट जाएगा, उसका फॉर्मूला होता है u²/2g। ये फॉर्मूला होता है किसी बॉल को अगर फेंके तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना दूरी तय करेगा, उसका फॉर्मूला होता है। चलिए आगे चलते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि सभी को समझ आ रहा होगा। अब हम बात करेंगे बच्चा ग्राफ का। अब हम बात करेंगे मोशन इन 1 डायमेंशन के अंदर जितने भी प्रकार के ग्राफ बनते हैं उसका हम बात करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि स्क्रीन आपको दिख रहा होगा, है ना। तो जल्दी से 1 मिनट रुक जाइए, कंटिन्यू बोल रहा हूँ, आपको तो सिर्फ सुनना है सर। हम कितना मेहनत कर रहे हैं आपके लिए ये तो आप देख नहीं रहे हो सर, ठीक है ना। 1 सेकेंड रुक जाओ बच्चा, बस 1 सेकेंड। चलिए तो शुरुआत करते हैं ग्राफ का। ग्राफ के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, यदि अच्छे से देखिएगा, हर चीज़ एकदम डिटेल में मैं आपके लिए लाया हूँ, जितना हो सकता है कम समय। मुझे पता है आपके पास, आप एक लेक्चर को ज़्यादा देर तक नहीं देख सकते हो, इसलिए हमारा कोशिश है कि हम 1.5 घंटा में ही पूरा चैप्टर का कंक्लूजन आपके सामने रख दें। चलिए ध्यान दीजिए, यदि कोई चीज़ रुका है, रेस्ट में है, तो उसका ग्राफ ऐसा बनता है, ऐसा एकदम स्ट्रेट लाइन, ऐसा। ये है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, या फिर आप बोल सकते हो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ओके,
दोनों ऐसा ही बनता है यदि कोई चीज रुका है तो। अब बात करते हैं दूसरा ग्राफ का। मान लीजिए कि यदि कोई चीज एक वेलोसिटी से, एक गति से, एक सामान्य गति से, मान लो स्कूटी चला रहे हो 100 के स्पीड में चला रहे हो, फिक्स है 100 के स्पीड में चला रहे हो, 50 के स्पीड में चला रहे हो, तो तुम एक गति को बनाए रखे हो। तो अगर एक गति से कोई भी चीज को चलाओगे तो वो कहलाएगा यूनिफॉर्म मोशन, और उसके अंदर डिस्टेंस और टाइम का जो ग्राफ बनेगा एक सीधा स्ट्रेट लाइन बनेगा। याद रखिएगा, जब भी आपसे बोलेगा यूनिफॉर्म मोशन के बारे में तो उसके अंदर एस और टी का ग्राफ ऐसा बनेगा, और इसमें जो डिस्टेंस निकलेगा वेलोसिटी गुना टाइम होता है। एक और बात, एक और एक्स्ट्रा बात जो मैं आपको सिखाना चाहूँगा, इस ग्राफ का जो स्लोप होगा थीटा, ये अगर मान लो ये लाइन है तो ये कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा ना, तो ये होगा थीटा। तो टेन थीटा जो होगा ना, टेन थीटा वो हमको इसका वेलोसिटी बताएगा। टेन थीटा का मान होगा एस बट्टा टी, और वो हमको वेलोसिटी देगा v बराबर टेन थीटा और टेन थीटा बराबर एस बट्टा टी। ये थोड़ा सा लॉजिकल हो गया, मेरी बात को समझो, तुम ज़्यादा मत सोचो, तुम बस इतना सोचो यदि यूनिफॉर्म मोशन में है तो एस और टी का ग्राफ एक सीधी रेखा बनेगा, और इसमें अगर स्लोप निकालेंगे है ना तो टेन थीटा बराबर एस बाई टी, और वो वेलोसिटी निकाल के हमको देगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे अगर हम बात करें, यदि कोई भी चीज़ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में है, मतलब ऐसा मोशन जिसमें उसका गति, उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कहने का अर्थात ये है कि ऐसा मोशन जिसके अंदर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो जो एस और टी का ग्राफ होता है बच्चा, यहाँ एस है और यहाँ टी है, वो कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से। अगर एक्सेलरेशन है और एस डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा, एक्सेलरेटेड मोशन में पैराबोलिक टाइप का कुछ होता है, ऐसा एक इक्वेशन देखने को मिलता है, ठीक है ना। चलिए ये एक्सेलरेटेड मोशन के केस में होता है एस और टी का ग्राफ। अब बच्चा हम लोग कुछ नया बात करते हैं। हमने बहुत सारा एस टी ग्राफ देखा, हमने अभी तक डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखा। अब हम लोग नया ग्राफ का बात करते हैं, और वो नया ग्राफ है वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ क्या होता है सर? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो यहाँ पे एक तरफ वेलोसिटी है और एक तरफ टाइम है, और कभी भी वीटी ग्राफ अगर एक सीधा रेखा हो, एक स्ट्रेट लाइन हो जो थीटा एंगल बना रहा हो, तो समझ जाना वो कौन सा मोशन को बयां करेगा। जब भी वीटी ग्राफ सीधा रेखा हो तो वो बयां करेगा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन को बयां करेगा, ठीक ना। जब भी सीधा रेखा हो तो मोशन जो होगा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। और बच्चा एक और बात बताता हूं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का बहुत फायदे हैं। बोलो कि सर क्या क्या फायदे हैं? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है ना, इसके अंदर जो क्षेत्रफल होता है वो दूरी को बताता है और डिस्प्लेसमेंट को बताता है। मतलब कि हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ के एरिया से पता लगा सकते हैं कोई भी चीज़ कितना दूरी तय किया है और कोई भी चीज़ के अंदर कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। वीटी ग्राफ के एरिया से पता लगाते हैं, और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है बच्चा, बहुत बार आया हुआ है। तो चलिए आगे बात करते हैं। देखिए अब हम कुछ और ग्राफ का बात कर लेते हैं, फटाफट आइए। यदि आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, उस केस में कांस्टेंट मतलब एक सामान्य है, मतलब वेलोसिटी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, उस केस में जो वीटी ग्राफ बनता है कुछ ऐसा बनता है। वीटी ग्राफ एक सीधा रेखा, एक सीधा रेखा बनता है वीटी ग्राफ का, यदि आपका वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी में कोई परिवर्तन नहीं है, तो वीटी ग्राफ एक सीधा रेखा बनता है। अब अगर हम बात करें दूसरा ग्राफ, तो ये ग्राफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का है, एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक ना। उसमें क्या होता है बच्चा? वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है। अभी भी वही पढ़ाया था, दोबारा से शायद इसमें दे दिया गया गलती से, ठीक ना। ऑलरेडी बता चुका हूँ कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में वीटी ग्राफ ऐसे बनता है, और उसका जो एरिया होता है वो हमको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देता है। अभी जस्ट पढ़ के आए, वही बात लिखा हुआ है। चलिए आ जाइए।
हाँ, यदि मेरा बात ध्यान सुनिए, यदि मोशन जो हो नॉन यूनिफॉर्म हो, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड, मतलब कि यहाँ पे एक्सेलरेशन वेरिएबल हो, जब एक्सेलरेशन बदलता हुआ हो तो उसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अगर उसके अंदर एक्सेलरेशन बदलता हुआ हो, उस केस में जो वीटी ग्राफ होता है बच्चा, वो सीधा रेखा नहीं होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए दिए गए ग्राफ में से कौन सा ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन को वाया कर रहा है, दिखा रहा है। तो याद रखिएगा बच्चा कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होता है लगभग कुछ इस प्रकार का वीटी ग्राफ होता है, ऐसा कुछ। ये वीटी ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे हमने अलग अलग प्रकार का ग्राफ को पढ़ा। अब आगे की ओर हम लोग अपना रुख करें और ध्यान से देखें। अब हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव वेलोसिटी। क्या पढ़ेंगे? सापेक्ष वेग, रिलेटिव वेलोसिटी। चलिए मेरा बात ध्यान सुनिएगा। आप बहुत बार देखते होंगे, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त कहानी है। मान लो आप ट्रेन के विंडो खिड़की के पास बैठे हो ट्रेन के अंदर, और बगल से आपसे एक ट्रेन गुजर रहा है। तो आप ऐसा हमेशा फील करते हो कि बगल वाला ट्रेन बहुत तेज़ है और हमारा ट्रेन तो स्लो है। अगर आप ऐसा फील करते हो तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, क्या सच में आप ऐसा फील करते हो कि अगर आप ट्रेन के बगल में बैठे हो तो बगल वाला ट्रेन एकदम तेज़ी से चला जाता है और आप सोचते हो सर मेरा ट्रेन तो बहुत स्लो है? तो बच्चा ऐसा नहीं है। एक्चुअल में होता क्या है कि आप जो सोच रहे हो कि बगल वाला ट्रेन तेज़ी से चला गया, दूसरा ट्रेन में बैठा हुआ आदमी जब आपके ट्रेन की ओर देखता है तो वो भी सेम ही चीज़ सोचता है कि अरे भाई इसका ट्रेन तो बहुत तेज़ी से चला गया, अब मेरा ट्रेन तो स्लो चल रहा है। इसका मतलब आप सोचते हो तो उसका ट्रेन फास्ट है और उस ट्रेन में बैठा हुआ व्यक्ति सोचता है कि आपका ट्रेन फास्ट है। तो ऐसा होता है, तुम अपने जीवन में फील किए होगे। तो जल्दी से कमेंट करके बोल देना सर यस सर। अब बात करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी का। तो बच्चा रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? मान लो एक ट्रेन है, सुनना ध्यान से, जो कि 100 की स्पीड में चल रहा है, 100 किलोमीटर पर आवर एक पटरी पे चल रहा है, और यहाँ पे इस ट्रेन का नाम ए रख देते हैं। यहाँ पे एक दूसरा ट्रेन है जो कि 150 के रफ्तार में चल रहा है, 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चल रहा है, और इस ट्रेन का नाम है बी। मान लीजिए आप ए में बैठे हो, पहले आप ए में बैठे हो और ए में बैठ के आप खिड़की से देख रहे हो, आपका ट्रेन 100 किलोमीटर पर आवर से इस ओर बढ़ रहा है और उसका ट्रेन 150 किलोमीटर पर आवर से इस ओर बढ़ रहा है। तो जब आप अपने ट्रेन से इस ट्रेन को देखिएगा तो आपको कितना स्पीड, मतलब आपको क्या लगेगा बताइए? जब अपना ट्रेन में बैठ के इस ट्रेन की ओर देखिएगा, ये दूसरा ट्रेन बी की ओर देखिएगा, तो आपको बी का स्पीड कितना दिखेगा? क्या आपको बी का स्पीड 150 दिखेगा? आप जब अपने ट्रेन में बैठ के दूसरे ट्रेन को जाते हुए देखोगे तो क्या आपको दूसरे ट्रेन का स्पीड 150 ही दिखेगा कि कुछ और दिखेगा? तो मैं अगर सच बताऊं तो आपको 150 नहीं दिखेगा, आपको टोटल स्पीड जो लगेगा बी का वो लगेगा 150 प्लस 100, तो आपको टोटल स्पीड लगेगा 250 किलोमीटर पर आवर। कहने का अर्थात क्या है कि यहाँ पे आपने क्या किया, अपना ट्रेन का जो 100 स्पीड था उसको भी इसी में जोड़ दिया। हाँ, एक्चुअल में ऐसा ही होता है और इसी को हम बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। तो कभी भी ध्यान से देखिएगा कि कभी भी बोला जाए किसी बी का रिलेटिव वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में, तो उसको हम ऐसे लिखते हैं एस बी ए, और उसका फॉर्मूला होता है एस बी माइनस एस ए। ये वेलोसिटी नहीं, हम बात कर रहे हैं पहले डिस्प्लेसमेंट का। यदि दो लोगों का डिस्प्लेसमेंट को रिलेट किया जाए, मान लो आपसे बोला जाएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी, मतलब आपको बी का डिस्प्लेसमेंट निकालना है, किसके अनुसार? ए के अनुसार। तो उसका फॉर्मूला ऐसा होता है एस बी ए, और उसको हम लिखते हैं एस बी माइनस एस ए।
और उसी प्रकार मान लो क्वेश्चन पढ़ो, टॉपिक पढ़ो, आपको बोला जा रहा है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। इसका कहने का अर्थात ये है कि ए का वेलोसिटी क्या होगा बी के अनुसार, मतलब आपको ए का वेलोसिटी निकालना है बी के रिस्पेक्ट में, बी के अनुसार। तो इसको आप लिखोगे बच्चा वी ए बी, और इसका हो जाएगा फॉर्मूला वी ए माइनस वी वी, वेक्टर फॉर्म में। उसी प्रकार यदि एक्सेलरेशन का बात करें कि एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, मतलब ए का एक्सेलरेशन बी के रिस्पेक्ट में, तो उसको हम लिखेंगे ए बी वेक्टर, ये हो जाएगा ए माइनस ए बी। इस प्रकार से रिलेटिव वेलोसिटी निकाला जाता है। आप टेंशन मत लो, ये वन शॉट वीडियो है। क्वेश्चन प्रैक्टिस तो हर संडे को होता है, हर संडे को महा मैराथन होता है। अब से तो आपका मैथ भी होगा, केमिस्ट्री भी होगा, टेंशन ना ले, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे आपके सामने एक क्वेश्चन है और बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़िए, कहा जा रहा है दिल्ली जो है 200 किलोमीटर दूर है अंबाला से। तो मान लो ये है बच्चा दिल्ली और यहाँ पे ये अंबाला, दो शहर हैं, एक शहर दिल्ली है, दूसरा शहर अंबाला है, और दोनों शहर के बीच की दूरी बच्चा 200 किलोमीटर दिया हुआ है। आपसे बोला जा रहा है बच्चा एगो जो गाड़ी है, कार है, समझना बात को, एक कार है जो ए से जा रहा है, नहीं रुक जाओ, इट सेट आउट फ्रॉम अंबाला एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। मतलब ये जो ए कार है वो अंबाला से चल रहा है, सॉरी इसको हम मिटा देते हैं, ये जो ए गाड़ी है अंबाला से चल रहा है। तो समझो यहाँ पे गाड़ी ए है जो अंबाला से चल रहा है, हिंदी में भी दिया है, पढ़ लो आप लोग। कह रहा है कार ए सेट आउट फॉर अंबाला एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। कह रहा है गाड़ी जो ए है वो अंबाला से निकलता है, कितना स्पीड से निकलता है सर? 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से निकलता है। और दूसरी जो गाड़ी है वो दिल्ली से निकलता है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। मतलब एक गाड़ी तो अंबाला से निकला, कहाँ निकला? दिल्ली की ओर, और दूसरा गाड़ी दिल्ली से निकला किधर? अंबाला की ओर। ये कितना स्पीड से निकला? 20 किलोमीटर पर आवर से। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि ये दोनों मिलेंगे कब, समय बताएं, और कितने देर बाद मिलेंगे। तो आपसे बोला जा रहा है बताओ वो दोनों मिलेंगे कब, समय बताइए। देखिए अगर देखा जाए तो वो दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, एक ही दिशा में चल रहे हैं। मेरा बात को ध्यान से सुनिए, वो दोनों देखा जाए, देखो ध्यान सुनना, ये दिल्ली से निकला, ये अंबाला से निकला, और दोनों एक ही दिशा में जा रहा है। तो जब भी दो गाड़ी एक ही दिशा में जाता है तो स्पीड जुड़ जाता है। तो फॉर्मूला क्या? टाइम निकालना है ना। तो समय बराबर क्या होता है बचवा? समय बराबर होता है डिस्टेंस बटा स्पीड, होता है, बोलो हाँ या ना। मेरा बात ध्यान सुनना, समय बराबर होता है डिस्टेंस बटा स्पीड। अंबाला और दिल्ली के बीच का दूरी 200 किलोमीटर पर आवर है, ध्यान से देखना। तो डिस्टेंस होगा 200 किलोमीटर, और स्पीड का अगर बात करें तो गाड़ी एक दूसरे के दिशा में, मतलब विपरीत दिशा में है, तो यहाँ पे स्पीड जुड़ जाएगा। तो टोटल स्पीड हो जाएगा 20 + 30 50। तो 4 घंटा लगेगा दोनों गाड़ी को मिलने में, दोनों गाड़ी को मिलने में 4 घंटा बच्चा लगेगा जब ये दोनों आके मिलेंगे। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है सर, क्या पूछा जा रहा है? व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ मीटिंग फ्रॉम अंबाला। कह रहा है अंबाला से जो गाड़ी चला कितना दूर जाके मिलेगा। तो अगर देखा जाए तो अंबाला से जो गाड़ी चला 30 किलोमीटर पर घंटा के रफ्तार से चल रहा है, ये गाड़ी, ये अंबाला से निकला 30 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से। और ये लोग मिले कितने घंटे बाद? ये लोग मिले 4 घंटे बाद, ठीक ना। 4 घंटा लगा दोनों को मिलने में। दो गाड़ी निकला, एक दिल्ली से निकला, एक अंबाला से निकला, तो 4 घंटा बाद दोनों मिले हैं। आपसे पूछा जा रहा है बताइए सर कि अंबाला से जो गाड़ी निकला वो कितना देर बाद मिलेगा।
तो हम कैसे निकालेंगे, कितना दूरी पर जाके मिलेगा, तो हमको डिस्टेंस पूछा जा रहा है, तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। अब बताइए अंबाला से जो गाड़ी निकला उसका स्पीड क्या है, 30 है, तो स्पीड हो जाएगा 30, और जो समय लगेगा, कितना घंटा लगा, दोनों मिले 4 घंटा में, तो 4 घंटा तक ही गाड़ी चलेगा, तो यहाँ 4 हो जाएगा, 30 चौके 120 किलोमीटर। मतलब ये गाड़ी जब 120 किलोमीटर चल गया तब जाके ये दो गाड़ी एक दूसरे से मिला है। अगर आपको नहीं समझ आया तो मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा दोबारा देख लेना, इस क्वेश्चन को समझ आ जाएगा। चलिए अब हम कुछ वेक्टर के भी लॉजिक सीख ले। मोशन इन वन डायमेंशन कंप्लीट हो चुका है, अब हम कुछ वेक्टर के भी लॉजिक सीख ले। ध्यान सुनिएगा बच्चा, मान लीजिए बच्चा दो वेक्टर है, ड्राइंग दिख रहा है क्या, दिख रहा है नहीं दिख रहा, लो जूम कर दिया। यहाँ दो वेक्टर, एक ए वेक्टर है और दूसरा यहाँ पे आपका बी वेक्टर है, और दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो आर वेक्टर है, और रिजल्टेंट यहाँ पे बच्चा अल्फा एंगल बना रहा है। अब मेरा बात ध्यान सुनिएगा, फॉर्मूला बस याद रखिए। समय इतना नहीं है कि 2 महीना की चीज एकदम 1-1.5 घंटा में एकदम माइंड में एकदम घोर के पिला दो, नहीं, बट मैं चाहता हूं जितना हो सके उतना अच्छे से इसको समझा दो। अब दो वेक्टर बच्चा, एक ए वेक्टर और एक बी वेक्टर है, तो दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट होता है, जोड़ होता है, उसका फॉर्मूला लिख लो। क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। याद रखना, याद रखना कि दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट होता है उसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये दो वेक्टर के रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है। बोलोगे सर थीटा क्या है सर, देखो यहां पे मैं पूरा बात बताता हूं। थीटा जो होता है बच्चा दो वेक्टर के बीच का एंगल होता है। थीटा जो होता है आपका दो वेक्टर के बीच का एंगल होता है, जिसको हम थीटा बोलते हैं, और ए और बी जो है ए वेक्टर बी वेक्टर की वैल्यू होती है। इस तरह से आप रिजल्टेंट निकाल सकते हो, ठीक ना, दो वेक्टर का। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए ध्यान से देखिएगा मेरी बातों को। अब यदि दो वेक्टर है तो यहां मैंने एक पैरेललोग्राम बना लिया। दो वेक्टर है, एक ए वेक्टर है दूसरा बी वेक्टर है, तो ये आपका हो गया ए वेक्टर और ये हो गया बी वेक्टर, और ये उसका रिजल्टेंट हो गया। तो रिजल्टेंट अल्फा एंगल बनाएगा। ये अल्फा एंगल किससे बना रहा है रिजल्टेंट, अच्छे से देखो, ये जो रिजल्टेंट है आर वो अल्फा एंगल ए वेक्टर से बना रहा है, और बीटा एंगल किससे बना रहा है बच्चा, बीटा एंगल बी वेक्टर से बना रहा है। तो बहुत बार एग्जाम में एंगल पूछ दिया जाता है, तो टेन अल्फा का फॉर्मूला होता है बी कॉस थीटा बट्टा ए प्लस बी कॉस थीटा। टेन बीटा का फॉर्मूला होता है ए साइन थीटा बट्टा बी प्लस ए कॉस थीटा। थीटा क्या है, दो वेक्टर के बीच का एंगल। तो ये इस तरह से आप अल्फा और बीटा निकाल सकते हो। आप सभी फॉर्मूला कॉपी में लिख लेना, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं, बहुत कुछ पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है, एक एक चीज को समझ के पढ़ना। मैंने वो हर चीज लिया जो आपके एग्जाम में काम करेगा, ठीक ना, वो मैं हर चीज लिया हूं बच्चा। मैं आपके लिए बहुत सोचता हूं, इस चीज को ध्यान दो। तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे यूनिट वेक्टर क्या होगा। आइए बात किया जाए यूनिट वेक्टर क्या होता है, उसका बात किया जाए। ध्यान दीजिएगा, एक मिनट रुकिएगा। ये बोर्ड काम नहीं कर रहा है, अच्छा हो गया। ध्यान दीजिए, यहां पे हम बात करेंगे यूनिट वेक्टर का। तो पहला प्रश्न तो ये उठता है सर यूनिट वेक्टर होता क्या है। देखिए वेक्टर को तो क्या बोलते हैं, सदिश राशि, पढ़े हो ना। वेक्टर को एक सदिश राशि बोलते हैं। कह रहा है एक सदिश जिसका परिमाण एक इकाई और विशेष दिशा में एक बिंदु हो, इकाई सदिश कहलाता है। समझो, इंग्लिश में बोले तो ए वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1 यूनिट एंड पॉइंट इन द पार्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर, ठीक है।
तो यूनिट वेक्टर की जो वैल्यू होता है, कभी भी कोई एक यूनिट वेक्टर होगा उसको ऐसे लिखते हैं बी कैप। इसको क्या पढ़ते हैं सर? इसको हम पढ़ते हैं बी कैप, और इसको आप चाहे तो ऐसे भी पढ़ सकते हैं बी हैट। तो यूनिट वेक्टर जब भी लिखाता है कुछ इस तरह से लिखाता है, कैप और हैट। यहाँ पे अगर हम मान लो कोई और यूनिट वेक्टर लिखेंगे तो उसको ऐसे लिखेंगे, इसको हम बोलेंगे एन कैप, या हम चाहे तो इसको बोलेंगे एन हैट। ऐसे करके हम यूनिट वेक्टर को लिख सकते हैं। आप कैप बोलो या हैट बोलो, यहाँ दो वर्ड यूज होता है यूनिट वेक्टर के लिए, कैप और हैट। इस तरह से यूनिट वेक्टर लिखा जाता है। अब सवाल है कि आपने क्या यूनिट वेक्टर के बारे में कभी जाना है? बिल्कुल पढ़े होगे, याद करो। आप वेक्टर पढ़ते होगे आई कैप, जे कैप, के कैप, ये सब क्या है सर? ये सब के सब यूनिट वेक्टर कहलाता है। अब देखिए, याद रखिएगा कि जो एक्स एक्सिस की ओर जो यूनिट वेक्टर होता है उसको आई कैप बोलते हैं। जो यूनिट वेक्टर वाई एक्सिस की ओर होता है उसको अपन जे कैप नाम देते हैं। जो यूनिट वेक्टर जेड एक्सिस की ओर होता है उसको अपन के कैप नाम देते हैं। तो अगर यूनिट वेक्टर एक्स दिशा में तो आई कैप, वाई दिशा में तो जे कैप, और जेड दिशा में अगर यूनिट वेक्टर है तो उसको अपन के कैप बोलते हैं। अब सवाल है सर यूनिट वेक्टर निकालेंगे कैसे? देखो, यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका है किसी भी वेक्टर को उसकी वैल्यू से डिवाइड कर दो। तो यूनिट वेक्टर निकालने का क्या तरीका है कि वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका खुद का वैल्यू, खुद का मैग्नीट्यूड। यदि किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए तो यूनिट वेक्टर निकल जाता है। किसी वेक्टर को उसके वैल्यू से डिवाइड कर दिया जाए तो यूनिट वेक्टर कहलाता है। अब सब बोलोगे सर एक क्वेश्चन करा दो, आ जाओ क्वेश्चन कराते हैं। आ जाओ बच्चा, एक क्वेश्चन कराते हैं। मान लो आपको दिया ए वेक्टर बराबर 3i कैप माइनस 4j कैप। आपसे बोला जा रहा है एक यूनिट वेक्टर निकाल के दिखाइए ए की दिशा में। आपको कहा जा रहा है पता लगाइए, फाइंड द यूनिट वेक्टर in the direction of a वेक्टर। आपसे बोला जा रहा है कि आपको एक यूनिट वेक्टर निकाल के दिखाना है ए वेक्टर के दिशा में। बोलोगे सर कैसे करेंगे? बड़ा आसान है, फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखो, यूनिट वेक्टर जो भी निकालेंगे उसको हम ऐसे लिखते हैं ए कैप। हमको ए का यूनिट वेक्टर निकालना है बचवा, तो उसको हमने यहाँ पे ए कैप लिखा है। अब इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू होगी ए वेक्टर, और उसी को डिवाइड कर दो उसके मैग्नीट्यूड से। देखो ध्यान से सुनो, एक क्वेश्चन समझ जाओगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा। आपको क्या करना है? यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होगा एक ए वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। तो बच्चा ध्यान से देखना, वेक्टर ए कितना दिया है? वेक्टर ए दिया है 3i कैप माइनस 4j कैप। ये आपका वेक्टर ए है जिसका मान 3i कैप माइनस 4j कैप है, वेक्टर ए का मान। अब अगर ए का मैग्नीट्यूड निकाले, बोलो सर वेक्टर ए तो आप जैसे का वैसे लिख दिए, मैग्नीट्यूड कैसे निकालिएगा सर? तो सर मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला होता है, क्या होता है पता है तुमको? कि वेक्टर का जो एक्स कंपोनेंट है, मतलब वेक्टर में जो आई के आगे है, वेक्टर में जो जे के आगे, सबका स्क्वायर करके जोड़ दो। नहीं समझे तो चलो हम समझा देते हैं। वेक्टर में आई के आगे क्या है? 3 है, तो यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर। वेक्टर में जे के आगे क्या है? 4, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। इस तरह से मैग्नीट्यूड निकाला जाता है। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है फिर से समझा दूं। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आई वेक्टर के आगे जो है उसका स्क्वायर, तो आई वेक्टर के आगे 3 है, 3 का स्क्वायर। जे वेक्टर के आगे जो है उसका स्क्वायर, तो जे वेक्टर के आगे 4 है तो 4 का स्क्वायर करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 9 प्लस 16। 16 9 25 होता है, 25 का 5 निकल जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या आ गया सर? मैग्नीट्यूड 5 आ गया। और ए वेक्टर क्या है? 3i कैप माइनस 4j कैप। ठीक है, ऐसे लिख दिए। अब यहाँ पे आ जाएगा 3/5, इसको अलग अलग कर दो। 3/5 i कैप माइनस 4/5 j कैप। निकल गया यूनिट वेक्टर। तो मान लो एक क्वेश्चन मैं आपको घर से करने दे रहा हूँ, आप लोग कमेंट में उसका आंसर कर देना। चलिए लिखिए,
आपको क्या क्वेश्चन दे रहा हूं कि एक वेक्टर है बी जो 6i कैप है माइनस 4j कैप है, आपको इसका यूनिट वेक्टर इसके दिशा में निकाल के दिखाना है। आप सभी बच्चे निकालें और कमेंट में आंसर दे उसका, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, और यहां पे एक और क्वेश्चन है यूनिट वेक्टर वाला, ये भी आपका होमवर्क में, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन ऑलरेडी बता चुका हूं। तो एक क्वेश्चन बता चुका हूं, 2 क्वेश्चन होमवर्क में दिया, आप कमेंट में इसको करके बताओगे। आपको यहाँ क्वेश्चन क्या दिया मैं लिख दे रहा हूं, 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप। ये एक वेक्टर दे रखा है, इसका आपको यूनिट वेक्टर निकाल के दिखाना है। ऑलरेडी मैंने एक क्वेश्चन करवा दिया, आप लोग कमेंट में जवाब दें। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, मुझे लगता है आप लोग को अच्छे से दिख रहा होगा। कोई बात नहीं दिख रहा है तब भी मैं आपको समझा देता हूं। मान लीजिए बचवा कि 2 वेक्टर को घटाना है, जोड़ना तो सीख लिया आपने। मान लीजिए 2 वेक्टर को घटाना है, तब क्या फॉर्मूला होगा। तो पहले तो ये बताओ, यदि हमको 2 वेक्टर को जोड़ना था तब रिजल्टेंट का क्या फॉर्मूला आता था, ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये आता था। तो यदि अगर 2 वेक्टर को घटाना है बचवा तो कुछ नहीं करना है, रिजल्टेंट में जहाँ पे प्लस, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लस 2ab कॉस थीटा है जोड़ने वक्त। तो घटाने वक्त क्या होगा, घटाने वक्त यहाँ पे प्लस के जगह माइनस आ जाता है, देख सकते हो। तो याद रखिएगा कि यदि 2 वेक्टर को घटाना होता है तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है ये फॉर्मूला क्या है बचवा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। अब जिस तरह याद कीजिएगा, जोड़े थे तो याद करो अल्फा बीटा 2 एंगल बन रहा था जोड़ने पे, और वो दोनों एंगल कौन बना रहा था, रिजल्टेंट बना रहा था। चलिए याद दिलाते, आप भूल गए होंगे। आप भूल गए तो हम याद दिलाने में भी माहिर है ना, भूले हुए कि याद दिलाना चाहिए। यहाँ देखिए, यहाँ पे अगर हम 2 वेक्टर को जोड़ते, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो हमको रिजल्टेंट मिलता है। और ये रिजल्टेंट कितना एंगल बना रहा है, अल्फा बना रहा है और एक जगह बीटा बना रहा है। तो यहाँ 2 एंगल बनाया जा रहा है, एक अल्फा और एक बीटा। ये 2 एंगल बनाए जा रहे हैं रिजल्टेंट के द्वारा, ठीक ना। तो इसी प्रकार यदि हम 2 वेक्टर को घटाएंगे, ध्यान से देखिएगा मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। यदि हम 2 वेक्टर को घटाएंगे तब भी अल्फा और बीटा बनाता है, कौन बनाता है, रिजल्टेंट। अगर 2 वेक्टर को घटाते हैं तो घटाना मतलब क्या, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो आंसर आएगा रिजल्टेंट। तो ये रिजल्टेंट तब भी अल्फा बीटा एंगल बनाता है, और माइनस के केस में जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है। क्या फॉर्मूला एक बार पढ़ लो, बी साइन थीटा, और बीच में माइनस आ जाता है। और तुम देखोगे प्लस के केस में यहाँ प्लस आ जाता था, बट माइनस के केस में यहाँ पे बीच में माइनस आ जाएगा। टेन बीटा कैसे निकलेगा, ए साइन थीटा माइनस बी ए कॉस थीटा। इस तरह से हम अल्फा और बीटा निकाल सकते हैं, बड़ा इजी है, आप घबराएं नहीं, फॉर्मूला याद रखिए। चलिए अब बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। बचवा यदि अगर हम चाहें, कंपोनेंट कहने का अर्थात वेक्टर का घटक, हिंदी में यही लिखा हुआ है, ठीक ना। तो बच्चा यदि अगर हम चाहें तो एक वेक्टर को हम कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं। कंपोनेंट कहने का अर्थात ये है कि एक वेक्टर को हम 2 वेक्टर में तोड़ सकते हैं, और वो 2 वेक्टर कैसा, वो 2 वेक्टर एक दूसरे से परपेंडिकुलर वाला। मतलब कि कहने का अर्थात ये है कि एक वेक्टर को 2 अलग अलग वेक्टर में तोड़ा जा सकता है, और उसको हम बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, और दोनों अलग अलग 90 डिग्री पे होता है। जैसे ये वेक्टर ए है जो कि थीटा एंगल बना रहा है, यहाँ पे ये वेक्टर ए है, थीटा एंगल बना रहा है। तो अगर हम चाहें तो इस वेक्टर को, यदि हम चाहें तो इस वेक्टर को ऐसे तोड़ सकते हैं, एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में। तो एक्स एक्सिस में जो कंपोनेंट होता है बचवा, उसको हम लिखते हैं ए एक्स वेक्टर, और उसकी वैल्यू जो होती है ए कॉस थीटा होता है आई कैप।
अगर एक्स एक्सिस से थीटा बना रहा है तो एक्स कंपोनेंट की वैल्यू होता है ए कॉस थीटा आई कैप, और वाई कंपोनेंट की वैल्यू होती है बचवा ए साइन थीटा जे कैप। इसका मतलब अगर हम दो वेक्टर को तोड़ेंगे तो एक्स में जो कंपोनेंट होगा ए कॉस थीटा आई कैप होगा, और वाई में जो कंपोनेंट होगा ए साइन थीटा जे कैप होगा। और अगर हम दोनों को जोड़ दें तो हमको वेक्टर ए मिल जाएगा, और उसको हम कैसे लिखेंगे बच्चा, उसको हम लिखेंगे ए कॉस थीटा आई कैप ए साइन थीटा जे कैप। तो आप लोग को मैं बार बार रिपीट करूंगा, हम लोग यहाँ पे ज़्यादातर थ्योरी पार्ट को कवर कर रहे हैं। क्वेश्चन भी करवाया हूँ, ऐसा नहीं कि सर सिर्फ थ्योरी पर आके निकल गए, ना सर ना, कुछ क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है मैं करवाया हूँ। और ऑलरेडी मैराथन चलता है, आप जो भी बच्चे मुझसे नए जुड़ रहे हैं, जो मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो हर संडे को हम लोग मैराथन चलाते हैं जो नॉन स्टॉप 6 घंटा 5 घंटा चलते रहता है ना। अब तो 2 सब्जेक्ट और भी आ गया है, तो मैराथन अब 7 से 8 घंटा भी जाएगा। तो आप लोग मैराथन जरूर अटेंड किया कीजिए, सभी बच्चे याद रखें। चलिए आगे चलते हैं। आगे अगर हम बात करें तो आगे हम लोग पढ़ेंगे स्केलर प्रोडक्ट, और उसी को दूसरा नाम दिया जाता है डॉट प्रोडक्ट। सवाल ये उठता है कि स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट क्या होता है ना, ये क्वेश्चन उठता है। देखिए यहाँ पे उसको हिंदी में बोले तो स्केलर उत्पाद या डॉट उत्पाद है ना, प्रोडक्ट को बोलते हैं। अब सवाल है सर कि सर स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट होता क्या है। देखिए जैसा कि नाम है स्केलर प्रोडक्ट, मतलब यदि दो वेक्टर का प्रोडक्ट स्केलर नेचर का, देखो दो होता है, कि स्केलर होता है वेक्टर होता है, तो यदि दो वेक्टर का प्रोडक्ट स्केलर हो तो उसको हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। और स्केलर प्रोडक्ट कैसे निकलता है सर, जैसे ए डॉट बी है तो इसका स्केलर प्रोडक्ट होगा ए बी कॉस थीटा, ये होता है, ठीक है ना, याद रखना। ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा। और एक बात और याद रखना, क्या सर, कि स्केलर प्रोडक्ट जो होता है या फिर उसको डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, वो स्केलर नेचर का होता है। कैसा नेचर का होता है, स्केलर होता है, वेक्टर नहीं होता है। तो दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है सर वो स्केलर होता है। चलिए क्वेश्चन करते हैं जो आपको और मजा आएगा समझने में। मान लीजिए, हालांकि दिख नहीं रहा है तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ खुद से लिख देता हूँ। एक ए वेक्टर है 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, और दूसरा वी वेक्टर है माइनस आई कैप माइनस के कैप, और आपको कहा जा रहा है ए डॉट बी निकालो, क्या होगा। देखो सर, डॉट प्रोडक्ट का एक सिंपल और बहुत ही साधारण रूल होता है। क्या रूल होता है, चलिए हम समझा देते हैं। डॉट प्रोडक्ट के अंदर रूल होता है, और वो रूल क्या होता है, ध्यान सुनिएगा, कि आई कैप वाला को आई कैप से ही गुना किया जाता है। आई कैप वाला को आई कैप से गुना किया जाता है, और जे कैप वाला से जे कैप को गुना किया जाता है। के कैप वाला को के कैप से गुना किया जाता है। ये रूल होता है वेक्टर का। तो अगर गौर से देखो बचवा, ध्यान से देखना और बताना मुझे इसका कैसे बनाएंगे। देखिए आप लोग जवाब दो कमेंट करके, इसका आंसर क्या आएगा जल्दी से जवाब दो। वीडियो पॉज करो और कमेंट करके जवाब दो। देखो यहाँ पे क्या है, दो, एक मिनट को पेन चेंज करते हैं, समझ आएगा। तो ध्यान दो, यहाँ पे क्या है, दो, क्या है यहाँ पे दो है, और यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं तो 1 है। तो यदि अगर हम डॉट प्रोडक्ट करें दोनों का, 2 और 1 का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 2 गुना 1 क्या होगा, 2a होगा। और यहाँ पे क्या है, j के आगे 1 है, और यहाँ j के आगे कुछ है ही नहीं, तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। उसका कोई डॉट प्रोडक्ट नहीं होगा, क्योंकि सर j के आगे तो कुछ है नहीं और j के आगे कुछ है नहीं, जिसे j के आगे क्या, कुछ नहीं है। देखो बहुत सिंपल है, तुम लोग समझो। i वाला को i वाला से करेंगे, j वाला है नहीं तो j को छोड़ देंगे, जो नहीं होता उसको छोड़ देंगे, k वाला को k वाला से करेंगे। तो 2 गुना 1 2 हो गया, और यहाँ -1 है, यहाँ भी -1 है, तो -1 और -1 +1 हो जाएगा। तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 3 यूनिट। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। कि मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चों को समझ आया होगा। आई को आई से, के को के से, और जे तो यहाँ पे है ही नहीं,
तो उसको तो हमको करना ही नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, अब हम बात करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट का, और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है वेक्टर प्रोडक्ट। आपको ये मालूम होना चाहिए कि वेक्टर प्रोडक्ट कैसे किया जाए, ठीक ना। ध्यान दो सभी बच्चे, ध्यान दो। देखिए, वेक्टर प्रोडक्ट को इस प्रकार लिखा जाता है, ए क्रॉस बी, क्रॉस कहा जाता है इसको, क्रॉस प्रोडक्ट भी बोला जाता है। वेक्टर प्रोडक्ट लिखा जाता है ए क्रॉस बी, और इसकी जो वैल्यू होती है सर वो होती है ए बी साइन थीटा। याद रखना, डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा आता है और वेक्टर प्रोडक्ट में साइन थीटा आता है। तो ए क्रॉस बी का वैल्यू होगा ए बी साइन थीटा एन कैप। एन क्या है सर? एन जो है आपका यहाँ पे एन कैप, एन जो है आपका यूनिट वेक्टर है। एन आपका क्या है? यूनिट वेक्टर। ठीक ना। और याद रखना कि अगर हम दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट करें तो वो वेक्टर ही होता है। यदि अगर हम दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट करें तो वो वेक्टर ही होता है। तो यदि अगर ए क्रॉस बी करे तो इसका जो ये आंसर आ रहा है ना, ये आंसर एक्चुअल में वेक्टर ही होता है, ये स्केलर नहीं होता है। दो वेक्टर का जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है वो वेक्टर नेचर का होता है। तो ए क्रॉस बी वेक्टर होगा और उसका फॉर्मूला ए बी साइन थीटा एन कैप होगा। अब एन कैप क्या होता है? एन कैप यूनिट वेक्टर होता है जो कि परपेंडिकुलर होता है ए वेक्टर से भी और परपेंडिकुलर होता है वी वेक्टर से भी। दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है ये यूनिट वेक्टर, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है, ये आप लोग घर से कर लीजिएगा, ठीक ना। डॉट प्रोडक्ट का क्वेश्चन है, आप लोग घर से इसको सॉल्व कर लीजिएगा, बड़ा इजी है, आप लोग आराम से इसको घर से सॉल्व कर सकते हो। मैं थोड़ा सा हिंट कर देता हूं। तो ये लो आप लोग आराम से कर लीजिएगा, ध्यान दीजिए, ठीक ना। चलिए अब आगे चलते हैं और ध्यान से मेरी बातों को सुनिए। आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले, अब बताओ इसको कैसे करेंगे, मैं बताता हूं। देखो यहाँ पे ए वेक्टर दे रखा है सर, क्या दे रखा है? 3i कैप प्लस जे कैप और साथ में क्या है सर? -4k कैप। और यहाँ पे वी वेक्टर दे रखा है, छोटा भी लिख देता हूँ। वी वेक्टर कितना दिया है? 6i कैप और प्लस 5j कैप -2k कैप। इसको आपको करना क्या है? इसको आपको ए क्रॉस बी करना है। कैसे करेंगे? तो डिटर्मिनेंट वाला लॉजिक लगाएंगे। और क्या है लॉजिक? ध्यान सुनना, याद है, इसको बोलते हैं आई कैप, इसको बोलते हैं जे कैप, इसको बोलते हैं के कैप। और यहाँ पे जो भी वैल्यू है उसको लिख देते हैं। 3 है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो इसमें क्या लिखेंगे? 3, यहाँ है 1 और यहाँ -4 है, तो यहाँ पे लिखा आएगा -4। और ये 6 है, ये 5 और ये -2 है, तो इसको लिखेंगे 6, 5, -2। अब इसको सॉल्व कर देंगे, डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर देंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा वेक्टर प्रोडक्ट का। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे ध्यान दें, इसको आप खुद से घर से कर लीजिएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं और कुछ फॉर्मूला और देखते हैं, ठीक ना। ये फॉर्मूला बच्चा मोशन इन 2D का है। हमने अभी तक मोशन इन 1D पढ़ लिया और हमने अभी तक वेक्टर के लॉजिक पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे मोशन इन 2 डायमेंशन, जो कि बहुत ही इजी है, ठीक है ना। और उसके बाद आपका ये लेक्चर जो पिछले 1 घंटे 20 मिनट से चल रहा है वो समाप्त हो जाएगा। आप लोग टेंशन नहीं लो, सिर्फ 10 मिनट चलने वाला है, ठीक है ना। आप लोग बिल्कुल टेंशन नहीं लो, बस 10 मिनट और अच्छे से देखो, आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ आएगा। चलिए आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए, जब भी बोला जाए मोशन इन 2 डायमेंशन, उसमें क्या होता है? या तो एक्स एक्सिस में बदलाव हो रहा होता है या वाई एक्सिस, दोनों में हो रहा होता है। या तो एक्स वाई होगा, या तो वाई जेड होगा, या तो जेड एक्स होगा। तो जब भी मोशन इन 2 डायमेंशन बोला जाए तो 2 एक्सिस में परिवर्तन होते हुए दिखता है।
वो एक्स वाई हो सकता है, वाई जेड हो सकता है और एक जेड एक्स हो सकता है, ठीक है ना, कोई भी दो एक्सिस में होगा। तो देखिए आपको पहला काम क्या करना है, मेरा बात ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। जब भी मोशन इन 2 डायमेंशन पढ़ना है, ध्यान सुनिए बातों को। मान लीजिए वेलोसिटी आपका कुछ इस तरह से है, तो आप क्या कीजिएगा, पहले वेलोसिटी को तोड़ दीजिएगा कंपोनेंट में। सवाल है सर कैसे तोड़ेंगे कंपोनेंट में, हमको नहीं आता है। देखो अगर ये थीटा एंगल है, मैं बताता हूँ कंपोनेंट में कैसे तोड़ा जाता है, ध्यान से देखिएगा। ओके, ध्यान से देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा कंपोनेंट में कैसे तोड़ेंगे। देखो ये वाला पार्ट हो जाएगा v cos थीटा, अभी पढ़ाए थे कंपोनेंट तोड़ना, ये हो जाएगा v sin थीटा। अब चूंकि ये मोशन इन 2D है, तो एक तरफ वेलोसिटी होगा v cos थीटा ये x में, और एक तरफ वेलोसिटी होगा v sin थीटा ये y में। तो हम क्या करेंगे बच्चा, मोशन इन 2D के लिए 1D वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे, x के लिए अलग लगाएंगे, y के लिए अलग लगाएंगे। इसी कारणवश यहाँ पे मैं जो भी फॉर्मूला लिखा हूँ उसमें x वर्ड आया है। ये क्या x है, x मतलब डिस्टेंस इन x, ये डिस्प्लेसमेंट इन x, उसकी वैल्यू है ux इंटू टी प्लस हाफ ax इंटू टी स्क्वायर। तो अगर देखा जाए मैंने x वर्ड हर जगह यूज किया, तो हमको करना क्या है कि वेलोसिटी को x में तोड़ देना है, y में तोड़ देना है। तो हमने तोड़ा, x में v cos थीटा आ गया, y में v sin थीटा आ गया। तो इस प्रकार से हम x और y को अलग अलग करके मोशन इन 2D को 1D में पढ़ सकते हैं। तो हम फॉर्मूला इसी प्रकार लगाएंगे, x के लिए अलग लगाएंगे वही फॉर्मूला, और y के लिए वही फॉर्मूला अलग लगाएंगे, याद रखिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन का, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। मेरा बात ध्यान सुनिएगा। मान लीजिए बच्चा, आपको इमेज दिख रहा होगा, इसको और जूम कर देता हूँ। देखो यहाँ पे मान लो एक बॉल है, और इस बॉल को हम यू स्पीड से फेंक दिए थीटा एंगल पे, तो जाहिर सी बात ये बॉल ऐसे जाएगा जाएगा कहीं जाके गिर जाएगा। तो जहाँ जाके बॉल गिरता है सर, उसको अपन रेंज नाम देते हैं। रेंज मतलब बॉल कितनी दूरी तय किया, उसको हम रेंज बोलते हैं। बोले सर प्रोजेक्टाइल मोशन का एक उदाहरण बताओ। अरे भाई तुम लोग डेली क्रिकेट देखते हो, तो बैट्समैन जो छक्का चौका जो छक्का उठा के मारता, कैसा मोशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन है। जो बड़े बड़े ये होते हैं क्या, मिसाइल निकलते हैं इंडिया से जाके पाकिस्तान पे गिरते हैं, वो भी ऐसे ही जाता है, ऐसे जाता है, तो वही प्रोजेक्टाइल ही मोशन है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन बहुत काम का है, बहुत काम का, हर जगह इसका यूज है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में पाथ जो होता है पैराबोलिक टाइप का होता है, पैराबोला टाइप का होता है। ऐसा कुछ होता है कि कोई भी चीज़ ऊपर गया और फिर आके गिर गया, है ना। देखो तो मान लो यदि हम किसी चीज़ को यू गति से फेंकते हैं, तो उसका वाई में जो वेलोसिटी होगा यू साइन थीटा होगा, और एक्स में जो वेलोसिटी होगा यू कॉस थीटा होगा, वाई में और एक्स में। और जो सबसे ऊंचा पॉइंट होगा जहाँ, देखो समझो बात को, क्या होता है कि जब कोई भी चीज़ ऊपर जाता है तो एक समय होता है जहाँ वो सबसे ऊंचा पॉइंट पे होता है। तो जहाँ पे वो सबसे ऊंचा पॉइंट पे होता है बचवा, उसको अपन मैक्सिमम हाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, मैक्सिमम हाइट, ठीक ना। तो अगर कोई चीज़ को फेंकोगे तो एक ऐसा समय होगा जब वो सबसे ऊंचा होगा, उसको अपन मैक्सिमम हाइट बोलेंगे। जहाँ जाके गिरेगा उसको हम रेंज बोलेंगे। और जितना समय लगेगा, मान लो हवा में यहाँ से गया ऐसे करके, यहाँ से गया 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड, जितना देर हवा में रहेगा उसको अपन नाम देते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। मैं कुछ बात बताया हूँ, सुनना ध्यान से। जहाँ जा गिरेगा उसको रेंज, जितना ऊंचा जाएगा उसको मैक्सिमम हाइट बोलते हैं, और जितना देर हवा में रहेगा उसको अपन टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं, ठीक ना। और एक और बात जो बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट, चौथा बात, जिस रास्ते को कोई भी चीज़ जिस रास्ते से होके जाता है उसको अपन ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, ट्रेजेक्ट्री। मान लो ये कुछ इस रास्ते से होके गया, तो इस रास्ते को अपन नाम देंगे
क्या नाम देंगे इस रास्ते को? ट्रेजेक्ट्री, ट्रेजेक्ट्री ऑफ पाथ, इस रास्ते को कहेंगे कि ये रास्ता फॉलो किया गया है। अब अपन कुछ फॉर्मूला सीख लेते हैं इससे जुड़ा हुआ, ठीक ना? चलिए आइए, फॉर्मूला क्या है? तो पहले हम फॉर्मूला लिखें ट्रेजेक्ट्री का। ये आपका जो फॉर्मूला दिख रहा है बोर्ड पे, ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है। मैं अच्छे से लिख देता हूं, ये आपका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। मतलब ये जो दो इक्वेशन है वो उसके रास्ते का इक्वेशन है। जो रास्ता फॉलो कर रहा है ना, ये जो प्रोजेक्टाइल है जो फेंका गया, ये जो रास्ता जो फॉलो कर रहा है उसका इक्वेशन है। और यहाँ पे 24 नहीं होगा बचवा, टाइपिस्ट से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे u होगा, u। फॉर्मूला क्या है? x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सर इतना बड़ा फॉर्मूला, अरे डरो मत, मैं एक एक वर्ड समझाऊंगा। y क्या बताता है? y बताता है कितना हाइट उठा है। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे y एक्सिस। इधर y हो गया, इधर x हो गया। तो y बताता है कि बॉल कितना हाइट उठा हुआ है, x बताता है कि बॉल कितना दूर गया है, उसको x बताता है। थीटा क्या है? थीटा आपका होता है कितना एंगल पे बॉल को फेंका गया, थीटा, ठीक ना? और u क्या होता है? यहाँ पे जो u है, u जो होता है बचवा, कितना स्पीड से बॉल को भिगा गया है, वो u होता है। तो ये आपका हो गया इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। और उसी को चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों सेम है, दोनों इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ही है। यहाँ पे उसी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को लिखा गया x tan थीटा 1 माइनस एक्स बटा r। बोलो सर r क्या है? r फॉर रेंज। इस तरीके से भी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को लिखा जा सकता है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं, बहुत कुछ पढ़ना है। वो तो हो गया इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का फॉर्मूला। अब थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। तो बहुत मेहनत है, आपको भी करना है, हमको भी करना है, और एग्ज़ाम बहुत करीब आ गया है। तो जितना फॉर्मूला और जितना मैं लॉजिक बताया हूँ, एक बार नहीं समझ आता है तो मैं आवेदन करूँगा 2 बार देखो, और क्वेश्चन भी मैराथन में आके प्रैक्टिस किया करो। जितना देर मैं पढ़ाता हूँ, फिजिक्स से डरोगे तो फिजिक्स ही रिजल्ट खराब कर देगा आपका, इसलिए फिजिक्स से डरो मत, ओके? चलिए अब मेरा बात ध्यान से सुनिए आप सभी बच्चे, मस्त होके सुनिए मेरे बातों को। देखिए, तो जैसा कि मैंने बताया, एक प्रोजेक्टाइल को फेंकते हैं तो जहाँ जाके गिरता है उसको रेंज बोलते हैं, शॉर्ट में r से भी लिख सकते हैं। और जब सबसे ऊंचा हाइट होता है उसको मैक्सिमम हाइट बोलते हैं, उसको h मैक्स लिखते हैं। और जितना देर हवा में रहेगा उसको अपन बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। और जिस स्पीड से फेंका गया उसको हम u बोलते हैं, जिस एंगल फेंका गया उसको थीटा बोलते हैं। तो हर किसी का कुछ ना कुछ फॉर्मूला होता है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फॉर्मूला होता है, एक्चुअल में टाइपिस्ट से मिस्टेक है, ये है 2u sin थीटा बाई जी। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब बॉल कितना देर हवा में रहा, उसका फॉर्मूला है 2u sin थीटा बाई जी। और रेंज का जो फॉर्मूला होता है, बॉल कहाँ जाके गिरा है, ये दूरी जहाँ जाके कोई भी चीज़ गिरा है, जैसे ढेलाई फेंकते हैं, पत्थर फेंकते हैं ऐसे करके, तो जहाँ जाके गिरता है उसको हम रेंज बोलते हैं। तो जहाँ जाके गिरेगा वो रेंज होगा। और रेंज का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बट्टा जी, ये होता है। और अगर आप चाहो तो साइन 2 थीटा को तोड़ भी सकते हो। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, मन किया तोड़ के भी लिख सकते हो। तो ये आपका हो गया रेंज। तीसरा होता है कि मैक्सिमम हाइट कितना गया, सबसे ऊंचा कितना गया, ये देख रहे हो सबसे टॉप, ये हाइट क्या होता है, उसको मैक्सिमम हाइट बोलते हैं। और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g। ये फॉर्मूला होता है बचवा मैक्सिमम हाइट का, याद रखिएगा।
ठीक ना। ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g। चलिए ये याद रखिएगा, सब खेल फॉर्मूला का है। अब मैं एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ जिससे क्वेश्चन लगभग आते हैं। क्या बात है सर? ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए आपने किसी एक प्रोजेक्टाइल को थीटा एंगल पे यू स्पीड से फेंक दिया, तो ये प्रोजेक्टाइल कुछ इस प्रकार जाएगा और यहां जाके गिर जाएगा। होगा क्या, कभी ना कभी ये प्रोजेक्टाइल हवा में टॉप पे गया होगा। टॉप मतलब कि सबसे ऊंचा पॉइंट पे गया होगा कभी ना कभी। तो बचवा बहुत बार आपसे पूछा जाता है कि टॉप पे उसका स्पीड क्या होगा। यदि एक प्रोजेक्टाइल को यू स्पीड से फेंकेंगे तो हमेशा तो यू स्पीड नहीं होता है, स्पीड घटता है शुरू में और फिर स्पीड बढ़ता है। तो अगर यू स्पीड से फेंकेंगे, जो टॉप पे स्पीड होता है वो हो जाता है यू कॉस थीटा, ठीक ना। अगर थीटा एंगल से फेंके हैं तो टॉप पे स्पीड हो जाता है यू कॉस थीटा, इसके टॉप पे, ठीक ना। यहाँ भी लिखा हुआ है। तो चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको और भी बेहतर रूप से समझ आएगा। आइए एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए किसी एक बॉल को आपने 200 की स्पीड से फेंक दिया और आपने 60 डिग्री पे फेंका है बच्चा, 60 डिग्री पे। क्या होगा, बॉल जो है कुछ इस प्रकार जाएगा और नीचे जाके गिर जाएगा। तो सवाल ये है आपसे कि आप लोग बताइए कि मैक्सिमम हाइट पे उसका वेलोसिटी क्या होगा, उसका स्पीड क्या होगा। जल्दी से कमेंट में इसका आंसर कीजिए कि मैक्सिमम हाइट पे स्पीड क्या होगा। तो बच्चा, जैसा कि मैंने बताया कि जब वो टॉप पे होता है तो उसका स्पीड यू कॉस थीटा हो जाता है। तो यू का मान 200 है और कॉस कितना है, 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री, यहाँ थीटा 60 डालेंगे। कॉस 60 का मान क्या होता है बचवा, कॉस 60 का मान 1/2 होता है। तो हो जाएगा 200 गुना 1/2, 2 से कट गया 100 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब यदि हम 200 की स्पीड से एक बॉल को फेंक रहे हैं 60 डिग्री पे, तो टॉप पे उसका स्पीड जाके 100 हो जाता है। ये याद रखिएगा। चलिए कुछ और बातें रह गए हैं जिन्हें हम निपटा लें और आज का सेशन फिर यहीं पे समाप्त हो जाएगा। मैंने बहुत हद तक कोशिश किया है, ये इतना बड़ा विशाल चैप्टर है, 2 महीना का चैप्टर है, जिसे मैंने बहुत मेहनत करके 1.5 घंटा में 1 घंटा 40 मिनट के अंदर पैक कर दिया है। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा वही चीज़ उठाया हूँ जिससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने का संभावना है। और बात रहा क्वेश्चन प्रैक्टिस का, तो मैराथन में सब लोग आइए, सपोर्ट कीजिए हमारा। और अगर अच्छा लगा सेशन तो दूसरा सेशन का आपको भी प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आप हर वीडियो देखिए, मैं इतना गारंटी देता हूँ, मेरा जो भी वीडियो है यूट्यूब पे, आप अगर उतना भी देख लो ना तो आपका 50 से 60% पकड़ बन जाएगा। याद रखिएगा। अब देखिए, यदि आप चाहते हैं, जैसे याद करो नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा कौन है भाई, हमारे एथलीट है। क्या काम करते हैं, जेवलिन थ्रो करते हैं, ऐसे करके बिकते हैं। और उनका जो जेवलिन है बचवा बहुत दूर जाके गिरता है, सुई ऐसे जाके गिरता है। क्यों? क्योंकि एक ट्रिक है, यदि आप किसी भी चीज़ को 45 डिग्री पे फेंकते हैं तो सबसे ज़्यादा दूर जाके गिरता है। तो नीरज चोपड़ा जो होते हैं, जेवलिन जब थ्रो करते हैं तो हमेशा 45 डिग्री का एंगल बनाए रखते हैं, इसलिए उनका जो होता है ज़्यादा दूर जाके जेवलिन गिरता है। चलिए याद रखिएगा, कभी भी आपसे बोला जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा दूर जाके गिरे, उस केस में जो रेंज होता है वो 45 डिग्री होता है। आप लोग सभी याद रखें, सॉरी एंगल जो होता है 45 डिग्री होता है, उस केस में रेंज सबसे ज़्यादा होता है। आइए एक क्वेश्चन करते हैं और सभी बच्चों का इस प्रश्न का जवाब देना है। ना चाहते हुए भी हमने 4 से 5 क्वेश्चन इस सेशन में हमने आपके लिए करवा दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए।
आपसे कहा जा रहा है कि एक इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री दे रखा है। क्या दे रखा है सर? √3x माइनस g/2x²। ये जो है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है। अगर हम बात करें तो असली वाला इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का फॉर्मूला क्या होता है सर? तो असली वाला इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का जो फॉर्मूला होता है सर, वो होता है, मैं याद दिलाता हूँ, अभी लिखवाया था सभी बच्चे, y बराबर x tan थीटा माइनस gx² 2u² cos² थीटा। ये असली वाला इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री होता है। और ये जो है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। बात को समझिए, बात को पकड़िए, ये हमको क्वेश्चन में दे रखा है और ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो बचवा, अगर हम क्वेश्चन को और अपना फॉर्मूला को तुलना करें तो कुछ एक मस्त बात दिखेगा, और जो तुलना करने का काम करें। देखो, ध्यान से देखना, अच्छे से देखना, आंख लगा के देखना। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ पे √3 है और यहाँ पे tan थीटा है। तो यहाँ पे √3 और यहाँ पे tan थीटा है। इसका मतलब अगर हम दोनों को तुलना करें तो यहाँ पे x है, यहाँ पे x और यहाँ पे tan थीटा, यहाँ पे √3 है। तो तुलना करने से पता चलता है कि tan थीटा के जगह पे √3 है। इसका मतलब tan थीटा का जो मान है वो √3 है। और आपसे क्या पूछना पता है कि यदि ऐसा है, एंगल बताओ कि किस एंगल से उसको फेंका गया है। तो हमने दोनों को तुलना किया और पाया कि tan थीटा √3 के बराबर है। तो बताओ tan थीटा √3 के बराबर किस एंगल पे होता है? तो जहाँ तक मैं सीखा हूँ, tan 60 डिग्री का मान जो होता है √3 होता है। तो थीटा क्या आ गया बचवा? 60 डिग्री। तो इसका आंसर होगा 60 डिग्री। आई होप कि आपको समझ आया होगा। चलिए, अब एक लास्ट बात आपको बता देता हूँ, ज़बरदस्त बात बताता हूँ। देखो, तुम देखे होगे कभी कभार बैट्समैन होता है, वो छक्का मारता है सुता के, एकदम ऐसे जाके गिरता है बाउंड्री पे। और कभी कभार पूरा ताकत लगा के उठा के मारता है, ऐसे ऊंचा जाता है और वापस वहीं जाके गिरता है। मतलब कि सुता के मारो तब भी वहीं गिर रहा है और उठा के मारो तब भी वहीं गिर रहा है। मतलब रेंज एक जैसा हो सकता है, दो अलग अलग एंगल पे रेंज एक जैसा हो सकता है, बिल्कुल होता है। तो आप सभी बच्चे याद रखें, थीटा पे और 90 माइनस थीटा पे रेंज हमेशा एक जैसा होता है। कौन कौन से एंगल पे? थीटा पे और 90 माइनस थीटा पे रेंज एक जैसा होता है। मान लो बच्चा, थीटा अगर 30 डिग्री है तो एक दूसरा एंगल क्या आएगा जब रेंज बराबर होगा? तो दूसरा एंगल क्या है? 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस 30 60 डिग्री आएगा। अगर कोई भी चीज़ तुम 30 डिग्री फेंको और सेम चीज़ को तुम 60 डिग्री फेंको तो जाके गिरेगा एक के जगह, मतलब रेंज सेम होगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। और मैंने सच बताऊं तो मैं ये वीडियो बहुत मेहनत से बनाया हूँ बच्चा, बहुत मेहनत से। इतना एफर्ट, अभी रात के सच बताऊं तो रात के अभी 12:20 हो रहे हैं, है ना, 12:20 के आसपास हो रहे हैं। इतना समय रात में जगा हूँ, सुबह से समय नहीं मिल पाता है। तो आपके लिए मैं जग के वीडियो बना रहा हूँ और आपका काम है इसे भरपूर लाइक दो, जितना हो सके शेयर करो और टेंशन मत लो। क्वेश्चन हम बहुत सारा करवाएंगे आप लोग को। ऑलरेडी मेरा बहुत सारा सेशन है यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट, उसे आप दे जाके ज्वाइन करें। आप सभी का धन्यवाद। कमेंट करके बताएं कैसा लगा। अगर किसी चीज़ की सुधार की ज़रूरत है तो मैं भी उसको आपके लिए करूँगा। सभी लोग के लिए धन्यवाद जुड़ने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वन शॉट में। आप लोग ज़रूर आइएगा, नेक्स्ट वन शॉट देखिएगा। धन्यवाद सभी का।